नया एपिसोड आ गया है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है। जिन्होंने पहले का एपिसोड देख लिया है वो नया एपिसोड देख सकते हैं। नहीं तो आ जाओ शुरू करते हैं। जब मैं उठा तो मैंने खुद को एक अरबपति विलन बॉस के रूप में पाया, लेकिन इससे पहले कि मैं इस अपार संपत्ति का आनंद ले पाता, विलन सिस्टम ने मुझ पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी। मेजबान की नियति का पता लगाते हुए सिस्टम ने बताया कि तुम नायक के लिए एक सीढ़ी बनोगे, क्योंकि तुम अपने मंदबुद्धि बेटे को जरूरत से ज्यादा सुरक्षा देते हो और अंततः एक पुल के नीचे तड़प तड़प कर मरोगे। ये सुनकर मैंने अस्पताल के बिस्तर की ओर देखा, जहां वह बेवकूफ बेटा अभी भी चिल्ला रहा था, मेरा बाप चिंतन है। मैंने उसे 2 थप्पड़ जड़े, जिससे पूरा कमरा सन्न रह गया। आपने चिन परिवार को पूरी तरह से अपमानित किया है, विद्रोही बेटे को थप्पड़ मारा और कथानक बदल दिया। इनाम, दिव्य विष चिकित्सक तकनीक। ऐसा अच्छा सौदा देकर अपने बेटे की ओर मेरी दृष्टि और भी उत्साही हो गई। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं इस शरीर में आया और स्थिति स्पष्ट की, तो अगली पंक्ति में बैठे ड्राइवर ली झुन ने धीरे से मुझे याद दिलाया, बॉस, हम शंघाई अस्पताल पहुंच गए हैं। मैंने ऊपर देखा तो उसके सिर के ऊपर नीले रंग का टेक्स्ट तैर रहा था, वफादारी 90%। अच्छा आदमी है, आखिरकार कोई तो भरोसेमंद मिला। मूल कहानी के अनुसार यह लीजुन मेरे लिए गोली खाकर मरा था। कार के बाहर काले सूट में 4 हट्टे कट्टे आदमी एक कतार में खड़े थे, जिनके चेहरे पर कत्ल का इरादा साफ झलक रहा था। राहगीरों ने फुसफुसाते हुए देखा, वह किन समूह के राष्ट्रपति चिन्ह हैं। वह टीवी की तुलना में असलियत में और भी प्रभावशाली दिखते हैं। मैंने सुना है कि उनके बेटे को पीटा गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह जरूर मिलने आए होंगे। बिना किसी भाव के मैं ईर्ष्या और विस्मय भरी निगाहों के बीच वीआईपी इमारत की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं वार्ड के दरवाजे पर पहुंचा, मुझे अंदर से स्वर जैसी चीखें सुनाई दी। ये बहुत दर्द कर रहा है, मानो या ना मानो, मैं अपने पिता से कहकर तुम्हारे पूरे परिवार को नौकरी से निकलवा दूंगा। क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? किंतन। पूरे कोमिंग शहर को उनका चेहरा देखना पड़ता है। तुमने मेरे सिर का एक बाल भी छूने की हिम्मत की तो तुम यहाँ फिर कभी काम नहीं कर पाओगे। बाहर मेरी कनपटियां फड़कने लगी। ये फिर वही बेवकूफ था, परिवार का कलंक, अपने ही पिता को बर्बाद करने में माहिर। मैंने दरवाजा जोर से खोला और अंदर चला गया। त्रिणी ने मुझे देखा और तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। उसका चेहरा नाक और आंसुओं से सना हुआ था। पिताजी, आपको मेरा बदला लेना होगा। उस देहाती ने मेरा पैर तोड़ दिया। मैं उसे काटकर कुत्तों को खिलाना चाहता हूँ। इस सड़ी हुई लकड़ी को देखते हुए, जिसे तराशा नहीं जा सकता, और यह सोचकर कि उसकी वजह से मैं अपना सब कुछ खो दूंगा और बिना कब्र के मरूंगा, मेरे दिल में एक आग भड़क उठी। फिर डॉक्टरों और अंगरक्षकों की हैरान निगाहों के नीचे मैं आगे बढ़ा। मेरा हाथ जोर से घूमा और चिन्नशी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगा। तुम किस बात के लिए विलाप कर रहे हो? तुमने किन परिवार को बदनाम किया है? मैं ठंडे स्वर में बोला। मेरे शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह फर्श पर गिरे। चिन शीजी ने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखें फटी रह गईं। पिताजी, आपने मुझे मारा। मुझे तुम जैसे नालायक को मारना ही चाहिए। मैंने एक और थप्पड़ जड़ा। फिर से चिल्लाए तो मैं तुम्हारा दूसरा पैर भी काट दूंगा। फिजूल खर्च बेटे को गुस्से में थप्पड़ मारना। मुख्य कथानक से सफलतापूर्वक विचलित हुए। विलन पॉइंट्स +30। स्थापित नियति को पहली बार तोड़ने का इनाम, नौसिखिया उपहार पैक, दिव्य विष चिकित्सक तकनीक। सिस्टम नोटिफिकेशन तेजी से सामने आए। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाता, जानकारी की एक विशाल बाढ़ मेरे मस्तिष्क में आ गई। यह दिव्य विष चिकित्सक तकनीक हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली थी। सैकड़ों घातक जहरों के नुस्खे, जो सभी रंगहीन, गंधहीन और पकड़ में न आने वाले थे। मैंने सिस्टम पैनल पर एक त्वरित नजर डाली और पाया कि मेरे आकर्षण को छोड़कर बाकी सब कुछ एक सामान्य पुरुष के मानक से नीचे था। मेरा आकर्षण 500 पर था, जो मुझे बहुत उचित लगा। लेकिन मेरा भाग्य, लक, केवल 100 क्यों था? सिस्टम ने फीडबैक दिया। भाग्य के नायक के कारण मेजबान का भाग्य धीरे धीरे उसके द्वारा छीना जा रहा है। भाग्य अदृश्य और अछूत है, फिर भी यह सफलता या विफलता की कुंजी है। आखिर विलेन पॉइंट्स क्या कर सकते हैं? मैंने मन ही मन पूछा। मेजबान उन्हें विलेन मॉल में वास्तविक दुनिया के संसाधनों के लिए बदल सकता है। प्रत्येक 1000 अंक उन्नत कौशल या दुर्लभ वस्तुओं के लिए एक लकी ड्रा खोलते हैं। मेरी आंखें चमक उठी। वहां वास्तव में एक मॉल बटन था। अंदर क्लिक करने पर सबसे प्रमुख चीज नकद विनिमय थी। 1 लाख ड्रैगन कंट्री सिक्कों के लिए 1 अंक। इक्विटी एक्सचेंज भी था। शेयरों में 1% की वृद्धि के लिए 1000 अंक। इस अनुपात को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा।
इसका मतलब था कि मेरे बेटे को लगे वे 2 थप्पड़ मुफ्त में 30 मिलियन से अधिक कमाने के बराबर थे। अपने दिमाग में विशाल ज्ञान को महसूस करते हुए और डर से सिकुड़ते बेवकूफ बेटे को देखते हुए मेरे होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। मैं सोफे पर बैठ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था। चिन्शी मेरी अचानक शांति से हतप्रभ था। कब क्या कहना चाहिए? और क्या? घटनाओं का क्रम यदि तुम शुरू से अंत तक नहीं समझाओगे तो मैं तुम्हारा कचरा कैसे साफ करूंगा? सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ यह बच्चा इतना अविश्वसनीय रूप से मूर्ख क्यों था? बोलने के बाद मैंने लिझुन की ओर देखा, जिसने तुरंत इशारा समझ लिया। कुछ ही सेकंड बाद डॉक्टर को बाहर जाने के लिए कहा गया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया गया। ये देखकर कि उसके पिता वास्तव में उसका साथ देने का इरादा रखते हैं, चिन्शी उत्साहित हो गया और हर विवरण को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए अपनी शिकायतें सुनाने लगा। 10 मिनट बाद मेरा चेहरा इतना काला पड़ गया था कि उससे स्याही टपक सकती थी। पता चला कि यह लड़का सड़क पर एक लड़की को छेड़ रहा था। उसे रोका गया और फिर झगड़ा शुरू हो गया। अंगरक्षक सब ढेर हो गए और उसका अपना पैर टूट गया। एक देहाती जो केवल कुछ दिनों के लिए शहर में था, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित अंगरक्षकों को हरा सकता था और किन परिवार के युवा मास्टर का पैर तोड़ सकता था? मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं थी। वह व्यक्ति 80% संभावना थी कि भाग्य का कोई नायक चरित्र था। पिताजी, आपको मुझे न्याय दिलाना होगा, चिन्शी फुसफुसाया। मेरा पैर तोड़ना आपके चेहरे पर थप्पड़ है। वह आदमी सामान्य लोगों के लिए बहुत मजबूत है। क्यों ना हम उसे चुप कराने के लिए किसी निर्दयी व्यक्ति को ढूंढें। मैं उसे बीच में ही रोकते हुए दहाड़ा, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि काम कैसे करना है? हिटमैन ढूंढना? क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? उसके बेतुके विचारों को सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। केवल एक बिना दिमाग वाला व्यक्ति ही ऐसी घटिया योजना के बारे में सोच सकता है। कोई भी समझदार व्यक्ति महसूस करेगा कि वह नायक को खुद को मारने का न्योता भेज रहा है। ये सब पुराने घिसे पिटे किस्से हैं। मैंने अपने गुस्से को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। मैं इसे संभाल लूंगा, तुम यहाँ रहो और ठीक हो जाओ, हस्तक्षेप मत करो। धन्यवाद पिताजी, चिन्नशी मुस्कुराया। मैंने उसे विदा किया। तमीज से रहो, अगर तुमने मेरी पीठ पीछे कोई करतब दिखाने की हिम्मत की तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा दूसरा पैर भी काट दूंगा। उसने अपनी गर्दन सिकोड़ी और दुखी चेहरे के साथ वादा किया। लिएजुन, जाओ और इस क्षेत्र के प्रभारी डॉक्टर को बुलाओ। बोलने के बाद मैंने चुपचाप प्रतीक्षा की। जल्द ही लिएजुन प्राथमिक डॉक्टर और 2 नर्सों के साथ लौटा। राष्ट्रपति चिन्ह, आप मुझे ढूंढ रहे थे? डॉक्टर कांप रहा था। उसे गलत बात कहने का डर था। ऊपर देखे बिना ही मैंने कहा, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार किए जाने की आवश्यकता है। उसकी बेतुकी मांगों को पूरा न करें। डॉक्टर ने अपने माथे पर ठंडे पसीने के साथ पागलों की तरह सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना शक्तिशाली पिता इतना समझदार होगा। ठीक है ओल्ड लिए, चलो चलते हैं। अरे रुकिए पिताजी, या ये वही है, यही वह औरत है। मुझे जाते देख चिन्शी अचानक चिल्लाया। मैं पीछे मुड़ा। वह डॉक्टर के पास खड़ी एक छोटी नर्स की ओर इशारा कर रहा था। मैंने उसे गौर से देखा। लगभग 160 सेंटीमीटर लंबी, सफेद वर्दी, कोई मास्क नहीं, धनुषाकार भौहें, एक तीखा छोटा चेहरा और ताजे दूध जैसी सफेद त्वचा। ये लोग, क्या यह फीमेल लीड का टेम्पलेट नहीं है? उसकी वजह से तुम्हारा पैर टूटा? मैंने सपाट लहजे में पूछा, जिससे लोगों का दम घुटने लगा। हाँ पिताजी, अगर वह राख भी बन जाए तो भी मैं उसे पहचान लूंगा। चिन्शी ने अपने दांत पीसे। टोंग शुअर वहां खड़ी रही और धीरे से आह भरी। उसने खरीदारी करने के लिए आधे दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन इस अमीर बिगड़े हुए शहजादे ने उसे परेशान कर दिया। यदि शहर से बाहर के एक युवक ने बीच बचाव नहीं किया होता तो वह बच नहीं पाती। किसने सोचा होगा कि टूटे हुए पैर वाला विलेन इस आदमी का बेटा था? और भी पागलपन वाली बात, यह आदमी चिन्नशियान था। चूंकि उसे अलग कर दिया गया था, टोंग शुअर ने छिपना बंद कर दिया। हाँ, यहाँ मिलना क्या इत्तेफाक है? चिन्नशी ने उपहास किया। अब जब मेरे पिताजी यहाँ हैं, तो आप में से कोई भी नहीं बच पाएगा। मैं क्यों भागूं? तुमने ही मुसीबत शुरू की थी। टोंग शुअर ने अपनी पीठ सीधी की, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। तो क्या हुआ अगर मैंने इसे शुरू किया? उसे दूसरों के काम में टांग अड़ाने के लिए किसने कहा था? चिन्शी तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। टोंग शुअर गुस्से से लाल हो गई। फिर तुम पीटे जाने के ही लायक हो। चुप रहो। क्या तुमने हमें पर्याप्त शर्मिंदा नहीं किया है? मैंने अपनी आवाज कम रखते हुए चिन्शी को ठंडी निगाहों से देखा। हालांकि मैंने अपने बेटे से सुना था कि वह नाकाम छेड़खानी के कारण पीटा गया था, लेकिन अनगिनत ड्रैगन किंग उपन्यासों को पढ़ने के आधार पर मैं सच का अंदाजा लगा सकता था। मैं टोंग शुअर की ओर मुड़ा
मेरा लहजा नरम हो गया। छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? मैं टोंग शुअर हूँ। वह घबराई हुई थी। जैसे ही वह बोली, उसे पछतावा हुआ। वह उसका नाम क्यों जानना चाहता था? क्या वह बदला लेने जा रहा था? मैंने अपनी पलकें झुकाई और धीरे से नाम दोहराया, फिर अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया। नाम ठीक लगता है, डरो मत, मैं चीजों को माप तौल कर संभालता हूँ। मुझे आज की गड़बड़ के बारे में सब पता है। तुमने इसे शुरू नहीं किया था, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। ठीक है, ओल्डली है, चलो चलते हैं। मैं मुड़ा और हाथ पीछे बांधकर निकल गया। वार्ड में समूह हक्का बक्का खड़ा था। चिंशी पीछे से गुस्से में उबल रहा था, मन ही मन अपने पिता को डरपोक कह रहा था। इस बीच टोंग शुअर, जो कांप रही थी, जमी रह गई। अफवाहों के छोटे तानाशाह के पिता इतने समझदार थे। क्या वह बाद में हिसाब बराबर करने के लिए नाटक कर रहे थे? जल्द ही मैं रोल्स रॉयस तक पहुंच गया। बैठने के बाद मैंने ली जून से बात की। ओल्डली, शी पर नजर रखने के लिए 2 लोगों को छोड़ दो। उसे पागल होकर और मुसीबत पैदा न करने देना। साथ ही उस बच्चे की जांच करो जिसने मुक्के चलाए थे, और टोंग शुअर की पारिवारिक पृष्ठभूमि का पता लगाओ। सब कुछ पता करो। लिजून ने पलकें झपकाई, फिर सिर हिलाया। समझ गया, राष्ट्रपति चिन्ह। मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करूंगा। उसने अपना फोन निकाला। जब वह व्यस्त था, मेरे कान में एक ठंडी आवाज गूंजी। विद्रोही बेटे को सफलतापूर्वक दबाया। कथानक विचलन हुआ। विलन पॉइंट्स +10। फीमेल लीड टोंग शुअर की मेजबान के प्रति नकारात्मक धारणा में सुधार हुआ। भाग्य रेखा में थोड़ा व्यवधान। विलन पॉइंट्स +300। खोए हुए भाग्य के 10 अंक बरामद। क्या सिर्फ कुछ शब्द कहने से अंक मिलते हैं? मैंने अपना गुण पैनल, एट्रीब्यूट पैनल खोला। भाग्य के 10 अंकों को छोड़कर बाकी सब अभी भी कमजोर स्तर पर था। सिस्टम, क्या इन मूल्यों को बढ़ाया जा सकता है? सिस्टम ने निष्पक्ष रूप से उत्तर दिया। भाग्य केवल नायक से छीना जा सकता है। जब आपका मूल्य उनके मूल्य से दोगुना हो जाएगा तो आप लक्ष्य को सीधे मिटा सकते हैं। समझ गया। बाकी सब के बारे में क्या? जैसे शारीरिक आंकड़े, आकर्षण। मेजबान खुद को मजबूत करने के लिए मॉल की वस्तुओं से विनिमय करने के लिए विलन पॉइंट्स का उपयोग कर सकता है। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने इंटरफेस को स्क्रॉल किया। 1000 वर्षीय लिंगजी 500 अंक, फाउंडेशन पिल 1000 अंक। सभी पौराणिक चीजें, लेकिन कीमतें डरावनी थीं। मैंने अभी के लिए रुकने का फैसला किया। एक बड़े लकी ड्रा के लिए 1000 अंक बचाना अधिक लागत प्रभावी था। राष्ट्रपति चिन्ह, जिस बच्चे ने यह किया है उसकी अभी भी जांच की जा रही है, लेकिन टोंग शुअर की तरफ की स्थिति स्पष्ट है। उस शाम माउंट ली की तलहटी में एक एकांत विला में लिए जुन ने एक फाइल सौंपी। मैंने इसे जल्दी से स्कैन किया। पैसा वाकई बोलता है। टोंग शुअर एक साधारण पृष्ठभूमि वाली एक प्रशिक्षु डॉक्टर थी। जैसा कि अपेक्षित था, यह वही है, मैं बुदबुदाया। राष्ट्रपति चिन्ह, क्या टोंग शुअर के साथ कोई समस्या है? लिए जून भ्रमित था। कुछ नहीं, तुम्हारे लिए समझना मुश्किल होगा। मैंने उसे विदा किया। जाओ आराम करो, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। उसके विशाल बैठक कक्ष से जाने के बाद मैं सोफे पर गिर गया। तो वह फीमेल लीड्स में से एक है। शहरी सत्ता की कल्पनाओं में कभी भी सिर्फ एक नायिका नहीं होती। रिकॉर्ड से पता चला कि टोंग शुअर का परिवार पारंपरिक चीनी चिकित्सा TCM चिकित्सकों की एक कतार थी। उसके दादा कुमिंग शहर में प्रसिद्ध थे। इसने पुष्टि कर दी। मेल लीड पहाड़ी गांव के दिव्य डॉक्टर वाले रास्ते पर चल रहा था। क्लासिक कहानी, रिश्तेदारों को खोजने या सगाई तोड़ने के लिए पहाड़ों से नीचे आना और रास्ते में किसी सुंदरी को बचाना। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने मुझे विष चिकित्सक तकनीक दी। ये मुझे चिकित्सा मुकाबले के लिए तैयार कर रहा था। दिलचस्प है, मैं मुस्कुराया। केवल उसका नजरिया बदलने से 300 अंक मिले। अगर मैं वास्तव में उसे जीत गया तो क्या होगा? इस बीच झिंघाई अस्पताल में टोंग शुअर काम से छुट्टी पा चुकी थी और थका हुआ महसूस कर रही थी। शाओलिन, जाओ थोड़ा पानी उबालो, शाओ शुअर जल्द ही यहाँ होगी। टोंग परिवार के TCM क्लिनिक के अंदर पुराने डॉक्टर टोंग डेक्सुआन अपनी कुर्सी पर बैठे थे। जैसे ही टोंग शुअर ने कार खड़ी की, उसने अपने दादाजी का असामान्य रूप से गर्मजोशी भरा अभिवादन सुना। कौन आया है? उसने अपनी गति धीमी की और अंदर झांका। खुद को परेशान न करें, मुझे कोई जल्दी नहीं है, एक युवक की आवाज आई। लापरवाह लेकिन अजीब तरह से परिचित टोंग शुअर का दिल धड़क उठा। वह अंदर दौड़ी। बैठक में 2 लोग बैठे थे, प्रसिद्ध टोंग डेक्सुआन और एक साधारण कपड़े पहने युवक जो शीशम की कुर्सी पर ऐसे लेटा था जैसे उसके शरीर में हड्डियां ही ना हो।
शाओ, शुअर घर आ गई है, आओ दादाजी एक दोस्त से मिलवाएंगे, ये लिंग फोंग है। वह इससे पहले कि बूढ़ा अपनी बात पूरी कर पाता, उनकी नजरें मिली। ये तुम हो बहन, हमारा सच में भाग्य जुड़ा है। टोंग शुअर स्तब्ध थी, जबकि लिंग फोंग शरारत से मुस्कुराया। टोंग डेक्सुआन ने भ्रमित होकर बारी बारी से दोनों की ओर देखा। तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो? टोंग शुअर ने अपना बैग पकड़ा और अपने दादाजी को कोने में ले गई। दादाजी, वह यहाँ क्यों है? उसने परिचय को नजरअंदाज किया और लड़के को घूरने लगी। शाओ फोंग एक पुराने उपकारी की संतान है। वह पहाड़ से नीचे आया है और कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रह रहा है। क्या कुछ गलत है? सब कुछ गलत है। टोंग शुअर ने सुबह की घटनाओं को विस्तार से समझाया। क्या यह सच है? टोंग डेक्सुआन की दाढ़ी कांपने लगी। इस लड़के ने वास्तव में किन परिवार के बेटे को अपाहिज बना दिया? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। टोंग शुअर ने सोफे की ओर इशारा किया। बूढ़े ने लिंग फोंग की ओर देखा, जिसने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई। पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। हाँ, मैंने चिंची का पैर तोड़ दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? टोंग डेक्सुआन के पैर कमजोर हो गए। शाओ फोंग, किन परिवार कोई मजाक नहीं है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। शायद तुम्हें छिपने के लिए कोमिंग छोड़ देना चाहिए। लिंग फोंग ने उपहास किया। ओल्ड टोंग, आप बहुत चिंता करते हैं। वह सिर्फ एक फिजूल खर्च है जो केवल खाना पीना और जुआ खेलना जानता है। भले ही किन परिवार शक्तिशाली हो, वे मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर वे आते हैं तो मैं आपको इसमें शामिल नहीं करूंगा। उसका अर्थ स्पष्ट था। किन परिवार उसकी नजर में तुच्छ था। वह मुख्य रूप से अपनी तयशुदा शादी से मंगेतर को खोजने के लिए पहाड़ से नीचे आया था। वह किसी मामूली बात की वजह से भागने वाला नहीं था। टोंग शुअर घबराहट की शिकार थी। वह नहीं जानती थी कि लिंग फोंग कितना मजबूत था। उसे बस इतना पता था कि यह मुसीबत उसी की वजह से हुई थी। यदि किन परिवार ने उसका पीछा किया तो टोंग परिवार सबसे पहले भुगतेगा। शाम 7 बजे ठीक, मैं माउंट ली विला के हॉल में खड़ा था, एक विशाल घर में, बिल्कुल अकेला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मकबरे की रखवाली कर रहा हूँ। अचानक मेरा फोन बजा। राष्ट्रपति चिन लेजुन की आवाज आई। जिस व्यक्ति ने युवा मास्टर को चोट पहुंचाई थी वह मिल गया है। शाओयू ने उसे टोंग डेक्सुआन के क्लिनिक में बूढ़े के साथ हंसते और बातें करते देखा। मुझे पता है। मेरा स्वर सपाट था। क्या मुझे शाओयू से और भाइयों को बुलाने और उसे पकड़ने के लिए कहना चाहिए? ली जुन ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसे तुरंत रोक दिया। वह आदमी अंगरक्षकों को ढेर कर सकता था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अधिक आदमियों से मदद नहीं मिलने वाली थी। मैं उसकी पटखड़ा का पालन नहीं कर सकता था। उसे संभालना मुश्किल है। अब तुरंत पुलिस को फोन करो। क्या पुलिस को बुलाएं? लिए जुन दंग रह गया। उसका मुंह खुला रह गया। हाँ, रिपोर्ट करो, मैंने शांति से कहा। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। मेरे बेटे का पैर टूट गया है। रिपोर्ट करने में क्या गलत है? अपने भ्रम के बावजूद लाई जुन ने बात मानने के लिए फोन काट दिया। दूसरी तरफ डायरेक्टर जांग जेन को जब यह खबर मिली तो वह सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी टीम इकट्ठी की। डायरेक्टर, क्या हुआ? ऑफिसर लू रोकी ने अपनी वर्दी में तेज दिखते हुए पूछा। बड़ी खबर, किंतन के बेटे का आज सुबह पैर तोड़ दिया गया। संदिग्ध की पहचान हो गई है। एक टीम ले जाओ और उसे पकड़ लो। क्या ऐसा कुछ हुआ? मैं मिशन पूरा करूंगी। लो रोकी निकल पड़ी। इसी बीच मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। मेजबान ने पटकथा का पालन नहीं किया, मूल विकास को बाधित किया। भाग्य के 30 अंक बरामद, विलेन पॉइंट्स प्लस 80, कुल अंक पहुंच गए। लकी ड्रा अनलॉक करें। स्किल ड्रा करो। मैंने सोचा। ड्राइंग पूरी हुई। मेजबान को 10 साल की आंतरिक मार्शल आर्ट नींव प्राप्त करने पर बधाई। मैं दंग रह गया। आज के समय में कोई सच में आंतरिक शक्ति, इंटरनल पावर का अभ्यास करता था। बिल्कुल मेजबान, जब नायक लोगों को ठीक करता है तो वह इसी पर निर्भर रहता है। ठीक है, नायक वास्तव में एक धोखेबाज है, मैंने सोचा। क्लेम। अगले ही पल मेरे नाभि से गर्मी की एक लहर निकली जो मेरे अंगों में दौड़ गई। दावा सफल। आंतरिक शक्ति संचार। हड्डियां +2, आत्मा +5, जीवन शक्ति +30। मेरी मांसपेशियां फड़कने लगीं। मेरी ताकत काफी अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं अब कमजोर नहीं था। ठीक है, मेरा जहर का अध्ययन मुझे याद आया। मैंने बटलर फोंग के लिए घंटी बजाई। 50 के दशक के फोंगडे प्रकट हुए। युवा मास्टर, आपके आदेश। मैंने उसकी वफादारी 91% पर देखी। मैंने एक सूची लिखी। इन चीजों को जल्द से जल्द तैयार करो। बटलर का चेहरा सफेद पड़ गया। चांदी की सुइयां, कनखजूरे का जहर, बिच्छू का जहर, सांप के दांत।
युवा मास्टर, ये सुइयां तो ठीक हैं, लेकिन बाकी जानलेवा हैं। पूछो मत, मेरे अपने उपयोग हैं। वह झुका और चला गया। मैं वापस सोफे पर गिर गया। ये चीजें अब मेरे लिए सिर्फ दैनिक आपूर्ति थीं। मुझे थोड़ा बोरियत महसूस हुई। चलो कुछ मजा ढूंढते हैं। उसी समय टोंग परिवार के पड़ोस के बाहर पुलिस की लाइटें चमक उठीं। लिंग फोंग बाहर निकल रहा था जब उसका सामना लो रुओकी से हुआ। उसकी आंखें चमक उठीं। सुंदर, रुओकी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह फोटो से बिल्कुल मेल खाता था। नाम, लिंग फोंग। सुंदर अधिकारी, क्या आप मुझसे पूछ रही हैं? वह चिकनी बातें कर रहा था जिससे वह चिढ़ गई। किसी ने आपके खिलाफ जानबूझकर चोट पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमारे साथ चलें। लिंग फोंग दंग रह गया। क्या? इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, दो अधिकारियों ने उसे घेर लिया। रुको, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। रुओकी ने उसे बहस करने का मौका नहीं दिया। मूल पटकथा में उसे, एक शीर्ष स्तर की सुंदरी को बाद में प्रकट होना था, लेकिन क्योंकि मैंने हस्तक्षेप किया, समय रेखा अस्त व्यस्त हो गई थी। लिंग फोंग ने अभी तक अपना नेटवर्क नहीं बनाया था। उसके पास समर्थन देने के लिए कोई नहीं था। उसने विरोध करना छोड़ दिया। मैं खुद चलूंगा। क्या? लिंग फोंग को ले जाया गया। टोंग डेक्सुआन लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़े। वह और टोंग शुअर स्टेशन की ओर भागे। लिंग फोंग को ले जाने की खबर हवा से भी तेज फैल गई और कुछ ही मिनटों में चीफ जांग जेन को इसकी भनक लग गई। स्थिति को स्थिर करने के लिए जांग जेन ने तुरंत ड्राइवर ले जुन को फोन किया। ऊपर और छत की दरारें गिनते हुए मैं यह सुनते ही तुरंत सक्रिय हो गया और बिना एक शब्द कहे मैंने लिए झुन को पकड़ा और सीधे पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। जब रोल्स रॉयस का दरवाजा खुला तो युवा अधिकारियों का एक समूह मेरा स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। नमस्ते मिस्टर चिन। कड़ी मेहनत है आप सभी की। मैंने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, जिससे अधिकारी दंग रह गए। इतने शक्तिशाली दिग्गज का कोई उत्तराधिकारी, अहंकार ही नहीं था। मिस्टर चिन, कृपया इस तरफ आए। एक युवा अधिकारी होश में आया और तुरंत रास्ता दिखाने लगा, और यह देखकर मैं लीजुन के साथ बिना किसी हड़बड़ी के पीछे पीछे चल दिया। तो तुम स्वीकार करते हो कि तुमने यह किया है? लिंग फोंग मुस्कुराया और उसने अपने कंधे उचका दिए। क्या होगा अगर मैं नहीं करूं? मैंने यह किया है, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। लियो रुओकी गुस्से में अपने दांत पीस रही थी। इस आदमी ने स्पष्ट रूप से किसी को बचाने के लिए काम किया था, लेकिन उसके तरीके बेरहमी से अत्यधिक थे और वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। इस लापरवाह रवैये ने उसका खून खौला दिया। तभी मैंने पूछताछ कक्ष का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। ठीक इसी दृश्य के बीच मेरी नजर लियो रुओकी के चेहरे पर पड़ी और उसी सेकंड मेरे दिल की धड़कन रुक गई। इस पुलिस वाली की त्वचा गोरी और साफ थी। उसका चेहरा किसी पेंटिंग की तरह नाजुक था और उसकी कदकाठी आकर्षक थी। पुलिस के बीच वह सुंदरता के मामले में एक पूर्ण अपवाद थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह नायक से पूछताछ कर रही थी। धिक्कार है, क्या यह मानक फीमेल लीड टेम्पलेट नहीं है? मैंने अनजाने में नायक को एक और फीमेल लीड से मिलने दिया। पहले मैंने केवल विलन पॉइंट्स कमाने के लिए टोंग शुअर का उपयोग करने के बारे में सोचा था। मैं एक सुंदर पुलिस अधिकारी बहन के शहरी उपन्यास के उस मुख्य आधार को कैसे भूल सकता था? अगर मुझे पता होता तो मैं 10,000 विलन पॉइंट्स के लिए भी पुलिस को नहीं बुलाता। सिस्टम, इस बच्चे की नियति कितनी कठिन है। मैं अपने दिल में दहाड़े बिना नहीं रह सका। लक्ष्य चरित्र स्कैनिंग। नाम लिंग फोंग। भाग्य मूल्य 3,753। भाग्य के पुत्र के रूप में पुष्टि की गई। ये देखकर मैं अवाक रह गया। 3,700 प्लस। मेरे पास उसके मूल्य का एक अंश भी नहीं है। मैं मान गया, पूरी तरह मान गया। लियो रुओकी ने आपको प्रवेश करते देखा और अपने सहयोगियों के साथ जल्दी से खड़ी हो गई। आप मिस्टर चिन होंगे, है ना? हाँ, मैं ही हूं। मुझे लिंग फोंग से निपटने की कोई इच्छा नहीं थी और मैंने सीधे लियो रुओकी की ओर देखा। ऑफिसर लियो, आप जानती होंगी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, है ना? समझ गई, लियो रुओकी ने उत्तर दिया। मिस्टर चिन, क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? कोई समस्या नहीं। आपकी त्वरित सहमति देखकर लियो रुओकी ने राहत की सांस ली और आपको एक कार्यालय में ले गई। मैं भी औपचारिक नहीं था। मैंने एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। मिस्टर चिन, आज सुबह की घटना के बारे में हमने मूल रूप से स्थिति को समझ लिया है। यह आपके बेटे की वजह से शुरू हुआ था। लियो रुओकी ने उन तथ्यों को सामने रखा जो उसने एकत्र किए थे। मोटे तौर पर ऐसा ही हुआ था। मिस्टर चिन, आपको क्या लगता है कि इसे कैसे संभाला जाना चाहिए? खत्म करने के बाद
लियो रुओकी ने आपकी ओर देखा, जैसे कि आपके रवैये का परीक्षण कर रही हो। कमरे में काफी देर तक सन्नाटा रहा, इससे पहले कि आप धीरे से बोले, आपकी जांच के परिणाम वैसे ही हैं जैसा मैंने सुना है। मेरी प्रतिक्रिया की चिंता न करें, इसका वैसा ही न्याय करें जैसा किया जाना चाहिए। मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ और केवल न्याय चाहता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, लियो रुओकी थोड़ी हैरान हुई। आखिरकार मामला इतना बड़ा नहीं था और क्यूमिंग में आपकी पृष्ठभूमि के साथ आप इसे आसानी से दबा सकते थे। ये सोचकर लियो रुओकी ने कहा, मेरे अनुभव में दोनों पक्षों के लिए बैठकर बात करना सबसे अच्छा है। यदि इसे निजी तौर पर हल किया जा सकता है तो यह सबसे आसान तरीका है। मैंने ये सुना और एक हंसी छोड़ दी। ऑफिसर लियो, मुझे बताएं, हमें निजी तौर पर कैसे बात करनी चाहिए? क्या मुझे एक बुजुर्ग के रूप में एक कनिष्ठ के साथ शांति से इस बारे में बातचीत करनी होगी कि कितना पैसा देना है? लियो रुओकी दंग रह गई। हाँ, उस आदमी का पैसा पहाड़ की तरह लगा हुआ था, तो उसे लिंगफोंग के मुआवजे की क्या परवाह होगी? ठीक है, इसकी चिंता ना करें। मैं सीधे खड़ा हो गया। मैं अपने वकील से समन्वय संभालने के लिए कहूंगा। लियो रुओकी को अटका हुआ देखकर आप बस जाने के लिए उठ खड़े हुए। लिंग फोंग जैसे किसी व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए कोठरी में बंद रहने देना दिलचस्प लग रहा था। तो अभी के लिए बस इतना ही। मेरे पास करने के लिए काम है, इसलिए मैं नहीं रुकूंगा। आज की परेशानी के लिए खेद है। मैंने विनम्र लहजे में अपना हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, कोई परेशानी नहीं, यह हमारा कर्तव्य है। लियो रुओकी थोड़ा मदहोश थी और उसने सहज रूप से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उस पल में मुझे केवल उसका हाथ ठंडा और कोमल महसूस हुआ। सचमुच अजीब। आपको ड्राइवर को स्टेशन से बाहर ले जाते हुए देख लियो रुओकी उलझन में लग रही थी। तार्किक रूप से, चूंकि दूसरे पक्ष को पता था कि लिंगफोंग पकड़ा गया है, इसलिए पहला कदम दबाव डालने के लिए संबंधों का उपयोग करना होना चाहिए था। पूछताछ। कक्ष में व्यक्तिगत रूप से क्यों आए? लिंगफोंग ने मूल रूप से आपके साथ आमने सामने टकराने की तैयारी की थी, लेकिन जब आप आए तो आपने उसकी ओर देखा तक नहीं। उस पल में लिंगफोंग की जैसे सांस ही अटक गई। एक दिन मैं तुम्हारे पूरे चिन्ह परिवार को घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मंगवाऊंगा। एक आदमी नजरअंदाज किए जाने के अलावा कुछ भी सह सकता है, और इसने उसकी क्रूरता को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। पुलिस स्टेशन के बाहर आपके जाने से पहले एक साधारण ब्यूक सेडान धीरे से पास में खड़ी हुई। दो लोग बाहर निकले, जिनमें से एक को आपने पहचान लिया। यो, छोटी बच्ची, हमारा भाग्य इतना गहरा है कि हम पुलिस स्टेशन में भी मिलते हैं। आप कार में बैठने की जल्दी में नहीं थे और इसके बजाय मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर चल दिए। मिस्टर चिन, नमस्ते। जैसे ही टोंग शुअर ने देखा कि वह आप थे, उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वह हकलाने लगी। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? आपने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए चंचल लहजे में पूछा। ओल्ड टोंग डेक्सुआन, राष्ट्रपति चिन्ह का अभिवादन करते हैं। टोंग शुअर अवाक थी, इसलिए टोंग डेक्सुआन तुरंत मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़े। टोंग डेक्सुआन, मैं धीरे से हंसा। मैं जानता हूं कि आप कुमिंग में एक प्रसिद्ध टीसीएम डॉक्टर हैं। मैंने सुना है कि आपका चिकित्सा कौशल काफी उल्लेखनीय है। राष्ट्रपति चिन्ह मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। टोंग डेक्सुआन ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। कोई प्रशंसा नहीं है, मैंने बहुत पहले ही आपका नाम सुना था। वैसे वृद्ध सज्जन, आप यहाँ क्यों हैं? आपका प्रश्न विशुद्ध रूप से अलंकारिक था, लेकिन इसने बूढ़े आदमी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उसे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि आपको नहीं पता था कि लिंगफोंग उससे जुड़ा हुआ था। दूसरे शब्दों में, दूसरा पक्ष उसके रवैये का परीक्षण कर रहा था। ओल्ड टोंग लंबे समय से समाज में थे और सामाजिक शिष्टाचार को पूरी तरह समझते थे। स्थिति को तुरंत भांपते हुए उन्होंने कहा, मिस्टर चिन, मुझे वास्तव में खेद है। मुझे रात में ही पता चला कि युवा लड़के लिंग का मास्टर चिन के साथ विवाद हो गया था। युवा लिंग अभी अभी कुमिंग आया है और वह इस जगह से अपरिचित है। एक आवेगी क्षण अपरिहार्य है। मुझे उम्मीद है कि आप एक महान व्यक्ति के रूप में दया दिखा सकते हैं और उसे एक बार जाने दे सकते हैं। टोंग डेक्सुआन वास्तव में एक मंझे हुए चरित्र थे। इन शब्दों के कई अर्थ थे। पहले यह कहना कि उन्हें रात में ही पता चला, उन्होंने खुद को साथी होने के आरोप से मुक्त कर लिया। फिर यह कहना कि लिंगफोंग अभी आया है। यह संकेत दिया कि रिश्ता गहरा नहीं था, बस एक पुरानी जान पहचान थी। वह स्पष्ट रूप से उपकार मांग रहे थे, फिर भी वह विनम्र दिखाई दे रहे थे, जैसे समर्पण कर रहे हों। उन्होंने एक रेखा खींच दी और किसी भी पक्ष को नाराज करने से बच गए। एक तीर से 3 निशाने। मैं हंसा। ओल्ड मिस्टर टोंग, मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं चिंत्यान केवल एक कर्तव्यनिष्ठ व्यवसायी हूँ।
चूंकि इस बार मुझे पीटा गया है, इसलिए मैं केवल पुलिस को बुला सकता हूँ। आप मुझसे दया दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में मुझे सार्वजनिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार कहाँ से मिलता है? लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसकी गलती होगी वही इसे भुगतेगा। ये मामला मेरे बेटे से शुरू हुआ था, इसलिए मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा और न ही दूसरों पर अपना गुस्सा निकालूंगा। जहां तक मेरे बेटे और उस लिंगफोंग के बीच विवाद का सवाल है, मुझे विश्वास है कि पुलिस साथी इसे निष्पक्ष रूप से संभालेंगे। क्या आप सहमत नहीं हैं? आपकी बातों ने टोंग डेक्सुआन को अवाक कर दिया। ये देखकर मैंने अपना हाथ हिलाया और सुझाव दिया, ठीक है, मुझे काम है, आप अपना समय लें। बोलने के बाद आपने उन्हें सिर हिलाकर इशारा किया, मुड़े और रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर बैठ गए। ये क्रिया बहुत सटीक थी और इसने बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। केवल किसी ने वह ठंडी मुस्कान नहीं देखी जो दरवाजा बंद करने से पहले आपके होठों के कोने पर उभरी थी। बड़ी चीजों को छोटा और छोटी चीजों को गायब कर देना। ओल्ड टोंग बहुत भोले थे। आखिरकार इस आदमी को अंदर भेजने के बाद मैं उसे इतनी आसानी से बाहर कैसे आने दे सकता था? ओल्ड लिए डोंग झोंगचू को फोन करो, ये मामला उसे सौंप दो और इस बच्चे को अंदर भेजने का रास्ता निकालो। समझ गया, राष्ट्रपति चिन्ह। हालांकि ओल्ड लिए इस बात को लेकर उलझन में था कि बॉस आधिकारिक प्रक्रियाओं का उपयोग करने पर क्यों अड़े थे, लेकिन संदेश जल्दी से डोंग झोंगछू को भेज दिया गया। कहानी सुनने के बाद उसने अपनी जांघ थपथपाई और कहा, लिंग फोंग निश्चित रूप से इस बिग हाउस जाने वाला है। हालांकि चिन शी का पहले हमला करना गलत था, लेकिन लिंग फोंग का कॉम्बो बहुत बेरहम था। कोई बस मुक्का चलाता है और आप मुड़कर उसे कई मीटर दूर लात मार देते हैं। उसके अंगरक्षकों को पीटना काफी नहीं था, आपको जाकर चिनशी की पिंडली की हड्डी को जबरदस्ती कुचलना पड़ा। इस फिनिशिंग मूव ने स्पष्ट रूप से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। सबूत बिल्कुल सामने थे, हर बिंदु एक नस पर चोट कर रहा था। अगर उसे अभी भी जेल नहीं भेजा जा सका तो वास्तव में मुझे इस व्यवसाय में नहीं होना चाहिए। आप रात 9 बजे घर लौटे और इससे पहले कि आप सोफे को छू पाते दरवाजे की घंटी बज उठी। फिर बटलर फोंक की आवाज आई, युवा मास्टर, मिस मू आई हैं। ये सुनकर मैंने भौहें सिकोड़ी। उसे अंदर लाओ। मुदाई सधे हुए कदमों के साथ अंदर आई। वह चिन त्यान की निजी सचिव थी, जिसका नाम मुरोंगदाई था, लेकिन आमतौर पर उसे मुदाई कहा जाता था। उसके काले बाल एक जूड़े में बंधे थे। उसने काले फ्रेम वाला चश्मा, सफेद शर्ट के साथ काली स्कर्ट, रेशमी मोजे और ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। वह हवा की गति से चलती थी। वह सम्मानजनक लहजे में लिविंग रूम में खड़ी हो गई। मैंने उसे स्कैन किया और सपाट लहजे में कहा, बैठो। मूल मालिक की पत्नी के जाने के बाद उसकी कुछ महिला विश्वास पात्र थीं, लेकिन मुदई उनमें से कभी नहीं थी। क्या वह पर्याप्त सुंदर नहीं थी? नहीं। मुख्य बात यह थी कि यह महिला सक्षम थी। कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती थी, चाहे चिंत्यान कितना भी अहंकारी क्यों ना हो। वह अस्थायी आनंद के लिए ऐसे स्तंभ को नष्ट नहीं करता। प्रेसिडेंट चिन, मैं कल की दिनचर्या और हाल के काम पर आपके साथ चर्चा करूंगी। मैंने सिर हिलाया। आज के लिए निर्धारित उच्च स्तरीय बैठक युवा मास्टर के मामले के कारण स्थगित कर दी गई थी। इसे कल सुबह 10 बजे कर दिया गया है। साथ ही सु ग्रुप के प्रेसिडेंट सु ने चिन और सु परिवारों के बीच सहयोग के विवरण पर चर्चा करने के लिए कल शाम 5 बजे दिहाओ होटल में आपके साथ डिनर का समय लिया है। ये यात्रा कार्यक्रम है। क्या आप एक नजर देखना चाहते हैं? उसने एक कागज थमाते हुए कहा। मैंने उसे हटा दिया। जरूरत नहीं है, बस इसे ठीक से व्यवस्थित करो। ठीक है प्रेसिडेंट चिन, यहाँ शियांग रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट डेटा भी हैं। इसके बाद वह जाने से पहले लगभग 1 घंटे तक काम की प्रगति के बारे में बोलती रही। अगली सुबह जल्दी समय के माध्यम से यात्रा करने के बाद मैंने आखिरकार सीईओ जीवन के अपने पहले दिन का अंत किया। मैं समय पर कंपनी में उपस्थित हुआ, कचरा साफ करने के लिए तैयार। इस बीच लिंग फोंग ने पुलिस स्टेशन में 1 रात बिताई थी। ये सुनकर कि वह जेल जा सकता है, वह मौके पर ही दंग रह गया। डोंग झोंगछू सुबह जल्दी पहुंचे और उनके 2 आरोपों की घोषणा की, अत्यधिक आत्मरक्षा और जानबूझकर चोट पहुंचाना। संयुक्त रूप से कम 2 या 3 साल होगा। लिंग फोंग की आंखें ठंडी हो गईं और उसके दिल में चिन्ह परिवार के खिलाफ खून का बदला दर्ज हो गया। लेकिन वह कितनी भी नफरत क्यों न करे, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। छोटे भाई लिंग, मुझे वास्तव में खेद है। टोंग डेक्सुआन अपराध बोध से भरे थे। ये वास्तव में आपकी गलती नहीं है, मैंने बस स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा। लिंग फोंग हल्के से बोला, लेकिन वह दिल से नाखुश था। चिन परिवार चाहता है कि मैं जेल जाऊं। ऐसा नहीं होगा। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसका दिमाग कई विकल्पों पर दौड़ने लगा। लिंग फोंग की आंखों में बदलाव देखकर
टोंग डेक्सुआन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। छोटे भाई लिंग, जब तक आप कहेंगे मैं टोंग डेक्सुआन, कभी मना नहीं करूंगा। लिंग फोंग वापस सामान्य हुआ और मुस्कुराया। सच में कुछ ऐसा है जो मुझे आपसे करवाने की जरूरत है। टोंग डेक्सुआन ने आश्चर्य में भौहें उठाईं। इससे पहले कि वह पूछ पाता, लिंग फोंग ने हाथ बढ़ाया और अपने गले से एक जेड पेंडेंट पन्ना लटकन उतार दिया। इसे किसी व्यक्ति को देने में मेरी मदद करें। डिंग। नायक पर सफलतापूर्वक आरोप लगाया गया। लघु कथानक समायोजन प्रभावी। विलेन पॉइंट्स प्लस 300। भाग्य मूल्य 20 अंक वापस प्राप्त किए। मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट पर नजर डाली और थोड़ा भौहें सिकोड़ी। केवल 300। पुलिस को कॉल करने पर 800 अंक मिले थे। इस बार वकील का उपयोग करने पर केवल इतना ही मिला। मैंने अपना सिर हिलाया और इस पर विचार करने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी ये चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं थीं। बस आगे बढ़ते रहो। इस समय आप सुंदर सचिव मुदाई के साथ कंपनी की ओर जा रहे थे। आप कठोर चेहरे के साथ आंखें सामने रखकर चल रहे थे, जबकि मुदाई आपके बगल में फाइल बैग पकड़े हुए चल रही थी और आज की बैठक में निपटाए जाने वाले मामलों की लगातार रिपोर्ट दे रही थी। बोलते समय वह कभी कभी अपने बगल वाले आदमी को देखती थी। एक सीधा कद, क्रूरता और संयम वाला चेहरा, जो उसके द्वारा देखे गए किसी भी आदमी से अलग था। उसके दिल में यह एकदम सही पुरुष का खाका था। दुर्भाग्य से उसकी अपनी पृष्ठभूमि साधारण थी। ऐसे शीर्ष टाइकून से 10,000 मीटर दूर वह लगाव केवल उसके दिल में ही दबा रह सकता था। इसके सपने देखने की भी हिम्मत नहीं थी। यूं, दूसरे भाई, तुम आखिरकार आ गए। चिन्ह मुख्यालय की 88वीं मंजिल पर लिफ्ट एक सूट पहने हुए आदमी के सामने खुली, जो मीटिंग रूम के दरवाजे पर खड़ा था। उसके बाल पीछे की ओर चिपके हुए थे और उसने मुस्कुराहट के साथ अभिवादन किया। चिन परिवार के 4 बच्चे थे, जो सभी बहुत अलग थे। सबसे बड़ा चिनजियांग, जिसने 10 से अधिक वर्षों तक सेना में सेवा की थी। उसका स्वभाव शांत था, उसे व्यवसाय पसंद नहीं था और वह शांति के लिए कुछ स्टार होटल प्रबंधित करता था। तीसरा चिनवू, जो अपने नाम के अनुरूप था, पूरे दिन मार्शल आर्ट का दीवाना रहता था। उग्र व्यक्तित्व के साथ जिम, मार्शल आर्ट हॉल और नाइट क्लब संभालता था। चौथी बहन चिन युआन एक शक्तिशाली महिला थी, जो एक शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री के साथ लौटी थी और कुशलता के साथ परिवार के सभी महिला उपभोक्ता ब्रांडों का प्रबंधन करती थी। और मैं दूसरा था, जिसमें बचपन से ही अविश्वसनीय व्यावसायिक प्रतिभा थी। पुराने आदमी ने सभी मुख्य उद्योगों को मुझे सौंप दिया। अब कोई पूछ सकता है, क्या अन्य भाई बहन ईर्ष्या नहीं करेंगे? ये बिल्कुल असंभव है। उपन्यास के सिद्धांतों के अनुसार विलेन परिवारों में एक सामान्य विशेषता होती है। वे लोहे की बाल्टी की तरह एकजुट होते हैं। एक को मारो और पूरा परिवार बाहर आ जाता है। एक को घायल करो और पूरा कबीला क्रोधित हो जाता है। ये मानक संरचना है। तीसरे भाई, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें शादी का निमंत्रण देने के लिए। चिन वो ने लापरवाही से एक सोने का ठप्पा लगा कार्ड निकाला। मैं आधे महीने में शादी कर रहा हूँ। दूसरे भाई, तुम्हें वहां होना ही चाहिए। मैं इसे पारिवारिक रात्रि भोज के लिए बचाना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम भूल जाओगे। शादी? मैं थोड़ा स्तब्ध था। इतनी अचानक? अचानक कैसे? मैं 38 साल का हूँ। क्या शादी करना जल्दबाजी माना जाता है? चिन वो पूरी तरह से बेफिक्र होकर मुस्कुराया। ठीक है दूसरे भाई, तुम्हें भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ये कहते हुए उसकी नजर तुम्हारे बगल में मुदाई पर गई। मैं तुम्हारी और मिस मू की शादी की शराब पीने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं मौके पर ही दंग रह गया। मेरा चेहरा सपाट था। मुदाई का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसके कानों से जैसे धुआं निकल रहा था। क्या तुम गंभीर हो सकते हो? मैं वापस सामान्य हुआ और उसे घूरा। यह आदमी लगभग 40 साल का था और फिर भी सारा दिन मुझे चिढ़ाता रहता था। चिन्वू हंसा और मेज थपथपाई। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दोनों ने थोड़ी और बातचीत की और फिर चिन्वू ने शादी का निमंत्रण तुम्हारे हाथ में थमा दिया और बिना खाना खाए ही चला गया। एक बार जब चिन्वू चला गया तो चिन समूह की उच्च स्तरीय नियमित बैठक तुरंत शुरू हो गई। मेज लोगों से भरी थी, सभी कंपनी के मुख्य सदस्य। नीचे के समूह को चुपचाप मुझे सुनते हुए देखकर मुझे पूर्णता का एहसास हुआ। बैठक में कोई जटिल प्रक्रिया नहीं थी, बस यह कि जमीन का कौन सा टुकड़ा मंजूरी में अटका है, किस परियोजना में अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है या किस संबंध को सुधारने की जरूरत है। मूल मालिक की स्मृति और कमियों को भरने के लिए मुदाई की मदद के साथ इन चीजों को संभालना आसान था। लेकिन जो मैंने नोटिस नहीं किया वह यह था कि चिन्वू के उल्लेख के बाद से मुदाई बैठक के दौरान कभी कभी अपने चश्मे के माध्यम से उसे देखती थी। शाम 3 बजे चिन के सुहवेली में परिवार के मुखिया
सुजेन्यांग गहरे माथे के साथ लिविंग रूम में खड़े थे, सोफे पर अपने बूढ़े पिता को भ्रम के साथ देख रहे थे। पिताजी, इस जेड पेंडेंट के मालिक की पृष्ठभूमि क्या है? क्या यह वास्तव में इसके लायक है? उसके लिए चिन्ह परिवार को नाराज करना, ये इसके लायक है या नहीं, ये कहना मेरा काम नहीं है। ओल्ड मास्टर सू ने धीरे से अपने हाथ में जेड पेंडेंट को घुमाया। उस चीज का आकार अजीब था और वह उसकी चाल को नहीं देख पा रहा था। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन निर्विवाद। यह एक वादा है जो मैंने तब किया था। एक अराजक दुनिया में अपनी जान बचाकर भागते समय दुश्मनों ने मेरा पीछा करते हुए मुझे एक बंद गली में पहुंचा दिया था और उसने मेरी जान बचाई थी। लेकिन फिर भी आप यान की शादी एक छोटे लड़के से करवाने का जिम्मा खुद नहीं ले सकते। सुजेन्यांग ने आह भरी। अगर यान को पता चला तो क्या वह हंगामा नहीं करेगी? हंगामा करने जैसा क्या है? बूढ़ा आदमी फुसफुसाया। उस आदमी के शिष्य की मंगेतर होना उसका भाग्य है। दूसरे लोग ऐसी अच्छी चीज के लिए भीख भी नहीं मांग सकते। उसके पास शिकायत करने के लिए क्या है? दादाजी, पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? एक स्पष्ट और सुंदर आवाज अचानक सुनाई दी जिसने बहस को तोड़ दिया। हल्के नीले रंग की पोशाक में एक आकृति शान से अंदर आई। सुयान, सुजेन्यांग की इकलौती बेटी, 24 साल की, 1.65 मीटर लंबी, सीधे काले बाल जो स्वाभाविक रूप से उसके कंधों पर गिर रहे थे, उस ठंडे दोष रहित चेहरे के साथ वह इतनी सुंदर थी कि कोई नजर नहीं हटा सकता था। यान, तुम यहाँ क्यों हो? दरवाजे पर सुयान को देखकर सुजेन्यांग ठिठक गया। उसका चेहरा थोड़ा गर्म महसूस हो रहा था। वह और बूढ़ा आदमी जो कह रहे थे वह कुछ ऐसा था जिसका उसने उससे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था। मैं यहाँ एक दस्तावेज में छोड़ गई थी, बस उसे लेने आई हूँ, सुयान सपाट लहजे में बोली। उसकी नजर अपने पिता की ओर मुड़ी। पिताजी, मैंने अभी आपको मंगेतर के बारे में कुछ कहते सुना। ये सुनने में अजीब लगता है। सुजेन्यांग और भी असहज महसूस करने लगा। अनजाने में अपनी पैंट रगड़ने लगा। तुम कुछ समय के लिए छिप सकते हो लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जब उसने सुन ही लिया है तो साफ बता दो। ओल्ड मास्टर सू ने अपना हाथ हिलाया। उनका लहजा काफी सख्त था। एक आइस ब्यूटी यानी बर्फीली सुंदरी के साथ बचपन की शादी की व्यवस्था करना एक घिसा पिटा कथानक है, लेकिन नियमों के अनुसार यह ठंडी महिला सेयो निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगी। इसके बाद बूढ़ा आदमी नायक को कंपनी में काम पर रखवाएगा, जिसे ड्राइवर या व्यक्तिगत अंगरक्षक के रूप में व्यवस्थित किया जाएगा। फिर नायक अपने कौशल पर भरोसा करते हुए उसे कई बार खतरे से बचाएगा और वह बर्फ का पहाड़ स्वाभाविक रूप से एक गर्म झरने में पिघल जाएगा। निश्चित रूप से। जैसे ही सुयान ने इसके बारे में सुना वह तुरंत क्रोधित हो गई। मैं शादी नहीं करूंगी। बोलने के बाद उसने फाइलें पकड़ी और मुड़कर चली गई। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। ओल्ड मास्टर सू ने आह भरी और सुजेन्यांग केवल कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला सका। हालांकि बूढ़ा आदमी अपने दिल में जानता था कि कुछ समय बाद उसकी पोती निश्चित रूप से उस लड़के के वश में हो जाएगी। मुदाई, वर्तमान में कंपनी की किताबों में कितना नकद उपलब्ध है? खाने पर व्यापार की बात करना कई लोगों के लिए आम है, इसलिए चिन और सू परिवारों के बीच बैठक मुदाई ने शाम 5 बजे तय की थी। लगभग 6 बिलियन। मैंने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सिर हिलाया। काफी है। क्या प्रेसिडेंट चिन को पैसों की जरूरत है? अगर जरूरत हो तो मैं अभी आवंटित कर सकती हूँ। नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। थोड़ी देर में बैठक की तैयारी करो। आपके लिए पारिवारिक व्यवसाय की रक्षा करना ही पर्याप्त था। अन्य उद्यमों के साथ परेशान क्यों होना? अन्य व्यवसाय चाहे कितने भी तेज क्यों ना हो, वे नायक को फंसाने से तेज नहीं हो सकते थे। शाम 5 बजे मैं मुदाई को लेकर सीधे दिहाव होटल पहुंचा। जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, सूट पहने एक आदमी जल्दी से आगे आया। नमस्ते प्रेसिडेंट चिन, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, उपनाम गोंग। प्रेसिडेंट सू पहले से ही निजी कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं। रास्ता दिखाओ। गलियारे से चलते हुए समूह जल्द ही तियानजा निजी कमरे में पहुंचा। हाँ, प्रेसिडेंट चिन यहाँ है। कृपया अंदर आए, कृपया अंदर आए। नमस्ते अंकल चिन। यो, क्या यह यान लड़की नहीं है? मैंने उसे स्कैन किया और सोचा, ओ मेरे भगवान, तुम बहुत लंबी हो गई हो, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। ये शब्द लगभग फिसल ही गए थे, लेकिन सौभाग्य से आपने जल्दी प्रतिक्रिया दी और उन्हें वापस निगल लिया। दोनों परिवार कोमिंग के शीर्ष टाइकून थे और स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को जानते थे। रिश्ता बहुत गहरा नहीं था लेकिन बुरा भी नहीं था। सुपरिवार का मुख्य व्यवसाय घरेलू उपकरण निर्माण था, जो उद्योग में प्रसिद्ध था। यह संयुक्त प्रयास जमीन के एक टुकड़े को लेकर था जो थोड़ा उलझा हुआ था। सुपरिवार रियल एस्टेट को नहीं छूता था और उनका पैसा मूल रूप से उपकरणों में लगा हुआ था, लेकिन उनके संबंध व्यापक थे। इसलिए चिन और सुपरिवार की योजना उस जमीन को हासिल करने
और चिन परिवार को इसे विकसित करने देने की थी। सो परिवार पैसा नहीं लगाएगा, केवल लाभांश लेगा। ड्राइवर और अंगरक्षक के अलावा सु परिवार 3 लोगों को लाया था। सु जेन्यांग, उनकी बेटी सुयान और एक महिला सचिव। जब मैंने पहली बार सुयान को देखा तो मैं एक पल के लिए दंग रह गया। ये लड़की वास्तव में त्रुटिहीन थी, हड़ताली रूप से सुंदर, लेकिन उसकी नजर सर्दियों की झील की तरह ठंडी थी। एक विशिष्ट हाई कोल्ड बॉस का एहसास। पहले एक कमजोर नर्स थी, एक गुस्सैल पुलिस वाली, और अब एक बर्फीली सुंदरी। क्या वह भी फीमेल लीड्स में से एक हो सकती है? नायक के साथ फीमेल लीड का रिश्ता जुड़ने से पहले भाग्य विलेन की ओर स्थानांतरित नहीं होगा। वह बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखती है, इसलिए आप सीधे यह माप नहीं सकते थे कि फीमेल लीड कौन थी और केवल अनुमान लगा सकते थे। वर्तमान में सुयान वैसी ही लग रही थी, लेकिन आप इसकी गारंटी देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। दोनों बॉस एक दूसरे का विनम्रता पूर्वक अभिवादन कर रहे थे, जबकि जो लोग वास्तव में विवरणों पर चर्चा कर रहे थे वे मोदाई और लियूटोंग नाम की सचिव थीं। प्रेसिडेंट चिन, मैंने सुना है कि कल आपके बेटे का किसी के साथ विवाद हुआ था और वह अस्पताल गया था। क्या यह सच है? खाना छूने से पहले ही सु जेन्यांग ने थाह लेने के लिए बात की। हाँ, ऐसी बात हुई थी। मेरा बेटा वास्तव में पहले गलत था, लेकिन दूसरा पक्ष बहुत निर्दयी था और उसने एक महत्वपूर्ण हिस्से पर प्रहार किया। मैं इसे सहन नहीं कर सका और पहले ही पुलिस को फोन कर चुका हूँ। वह व्यक्ति अभी स्टेशन में है। फीमेल लीड सुयान ने मेजबान के प्रति अपना नजरिया बदल लिया है। विलेन पॉइंट्स प्लस 100, भाग्य मूल्य प्लस 10 अंक। मैंने अपनी भौहें उठाई और सोचा, ये क्या हो रहा है? बस कुछ ही शब्दों में धारणा बदल गई। मैंने सहज रूप से अपने बगल में बैठी सुयान की ओर देखा और अप्रत्याशित रूप से वह भी देख रही थी। हमारी आंखें मिली और अजीब तरह से सुयान का चेहरा वास्तव में थोड़ा लाल हो गया। उसे लगा कि कुछ अजीब हो रहा है और उसने जल्दी से बात संभालने के लिए कहा, अंकल चिन, मैं लोगों को कहते सुना करती थी कि आप अपने बेटे को बहुत ज्यादा सुरक्षा देते हैं और उसे वह सब करने देते हैं जो वह चाहता है। आज उसे देखते हुए वे शब्द विशुद्ध रूप से अफवाहें हैं। हाँ, यान लड़की, तुम वास्तव में चापलूसी करना जानती हो। मैं हंसा। लेकिन तुम वास्तव में थोड़ी गलत हो। तुम्हारे द्वारा बताई गई अफवाहें पूरी तरह से गलत नहीं हैं। इस मोड़ पर मेरा भाव गंभीर हो गया। शुरुआती वर्षों में मैंने केवल अपने करियर की परवाह की और बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाया। शिग्गी के वर्तमान गुस्से का आधे से ज्यादा हिस्सा मेरे लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ा हुआ है, लेकिन हाल के वर्षों में मुझे भी समझ आ गया है। मैं भविष्य में निश्चित रूप से उसे सख्ती से अनुशासित करूंगा और उसे फिर कभी ऐसी मुसीबत खड़ी नहीं करने दूंगा। मैं ईमानदारी से बोला, जबकि मन ही मन सोच रहा था कि क्या यह लहर और अधिक विलेन पॉइंट्स बटोर सकती है। परिणाम स्वरूप न केवल सुयान राण हैरान थी, बल्कि उसके पिता सु जेन्यांग भी थोड़े दंग रह गए थे। यहाँ तक कि मुदाई, जो दूसरी सचिव से बात कर रही थी, अपना सिर घुमाकर तुम्हारी ओर देखने लगी। डिंग। फीमेल लीड सुयान की मेजबान के प्रति धारणा को सफलतापूर्वक बदल दिया। विलेन पॉइंट्स प्लस 30, भाग्य मूल्य प्लस 20 अंक। डिंग। मुख्य पात्र सु जेन्यांग की मेजबान के प्रति धारणा को सफलतापूर्वक बदल दिया। विलेन पॉइंट्स प्लस 20, भाग्य मूल्य प्लस 10 अंक। विलेन पॉइंट्स लकी ड्रा की आवश्यकता तक पहुंच गए हैं। क्या आप अभी ड्रा करना चाहते हैं? मैं वास्तव में ड्रा कर सकता हूँ। रुको, सु जेन्यांग भी एक प्रमुख पात्र में गिना जाता है। उसकी स्थिति कैसी है? सिस्टम में मुख्य पात्र की फिगर। शब्दों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया तो आपका दिल दहल गया। वह संभवतः उस प्रकार का चरित्र है जिसने मूल कथानक में लिंग फोंग की मदद की होती। ऐसे मुख्य पात्रों के लिए भी जब तक मैं उनके प्रति अपनी धारणा बदलता हूँ, वे मुझे संसाधन वापस दे सकते हैं। ये सोचकर मैंने लगभग मेज ठोक दी। अगर मुझे पता होता तो मैं टोंग डेक्सुआन के साथ कुछ और बार निपटता। क्षमता का निष्कर्षण सफल। मार्शल आर्ट कौशल स्तर अधिकतम मैक्स। आप लंबे समय से अपनी ताकत बढ़ाने का रास्ता खोजना चाहते थे और मार्शल आर्ट कौशल देखते ही आपने पलकें भी नहीं झपकाईं। मौके पर पुष्टि करने और अधिकतम स्तर के मार्शल आर्ट कौशल प्राप्त करने के बाद बहुत सारी चीजें अचानक आपके सिर में भर गईं। वर्तमान में आप उस समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हैं, जब आप केवल आंख बंद करके आंतरिक ऊर्जा जमा करना जानते थे। प्रेसिडेंट चिन, आपने हाल ही में जीवन का कौन सा दर्शन प्राप्त किया है? हम इतने समय से नहीं मिले हैं और आपका स्वभाव ही अलग लग रहा है। सु जेन्यांग ने वेटर द्वारा अभी लाई गई शराब ली और व्यक्तिगत रूप से मैं स्वरभेदा से आपके लिए रोमना की का एक गिलास डाला। ये देखकर मैंने हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ले लिया। दोनों ने एक छोटा घूंट लिया और थोड़ी देर बातचीत की। एक बार जब सभी व्यंजन परोस दिए गए
तो सू जिन्यांग ने आखिरकार अपना कांटा नीचे रखा और अपना स्वर बदल दिया। सच कहूं तो प्रेसिडेंट चिन, आज सहयोग पर चर्चा करने के अलावा मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। मैं आपसे एक उपकार मांगना चाहता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, मुझे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। सीधे बोलो, मुझे घुमा फिराकर बात करना नापसंद है। सु जेन्यांग वास्तव में दंग रह गया। हाँ हाँ, चूंकि आप इतने स्पष्टवादी हैं, इसलिए मैं इसे छिपाऊंगा नहीं। सच कहूं तो उस लिंगफोंग का, जिसका कल आपके बेटे के साथ विवाद हुआ था, मेरे सुपरिवार के साथ कुछ संबंध है। जैसे ही वह बोला, उसने आपके चेहरे पर झांका, ये देखते हुए कि आपकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने आगे कहा, क्या मैं आपसे इसे जाने देने के लिए कह सकता हूँ? इस मामले को आगे न बढ़ाएं ताकि वह बच्चा जेल की आपदा से बच सके। निश्चित रूप से वह लिंगफोंग के लिए ही आया था। हालांकि सिस्टम के पुरस्कारों ने पहले ही संकेत दे दिया था कि सुजेन्यांग एक प्रमुख पात्र था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी लिंगफोंग की रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से अपना सिर झुकाएगा और मुझसे भीख मांगेगा। वह लिंगफोंग अभी कितने दिनों से कुमिंग में है? उसने इतनी जल्दी सुपरिवार के बड़े पेड़ पर कैसे चढ़ाई कर ली? विशिष्ट नायक की नियति। वह जहां भी जाता है उसका एक सहारा होता है और उसका भाग्य अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है। अगर यह पुराना चिन्ह त्यान होता तो शायद वह इन बातों से बहक गया होता। आपने धीरे से बोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए विचार करने का नाटक किया। सच कहूं तो प्रेसिडेंट सू, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि उस बच्चे की इतनी गहरी पृष्ठभूमि है या वह आपके सुपरिवार से जुड़ा हुआ है। दरअसल मेरे बेटे ने कल मुसीबत शुरू की थी। मैं मूल रूप से चाहता था कि वह सबक सीखने के लिए थोड़ा भुगते, लेकिन लिंगफोंग का हाथ बहुत भारी था, इसलिए मुझे कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा। सु जिन्यांग दंग रह गया। फिर आपका मतलब है? प्रेसिडेंट सू ने पहले ही इतना कुछ कह दिया है। अगर मैं सिर न हिलाऊं तो क्या यह आपका अनादर नहीं होगा? मुआवजे के बारे में भूल जाइए, मेरे पास उस थोड़े से पैसे की कमी नहीं है। आप उसे व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आकर माफी मांगने के लिए कहें और यह मामला खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट सू, क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? सु जेन्यांग तुरंत खुशी से झूम उठा और जल्दी से सहमत हो गया। आपकी पिछली समझ के आधार पर या तो आप भारी रिश्वत के लिए अपना मुंह खोलते या अपने बच्चे की रक्षा के लिए मौके पर ही भड़क जाते, जिससे रिश्ते टूट जाते। चाहे जो भी हो, सू और चिन्ह परिवारों के बीच नफरत पैदा हो जाती। लेकिन किसने सोचा था कि अब बस एक माफी की जरूरत थी? ऐसी अच्छी चीज पर कौन सहमत नहीं होगा? लेकिन सु जेन्यांग को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यह मामला उतना सरल नहीं था जितना सतह पर दिख रहा था। शुरुआत के लिए लिंगफोंग का सिर झुकाना और गलती मानना लगभग एक असंभव कार्य है। क्या आपने कभी किसी उपन्यास में नायक को विलेन से माफी मांगते देखा है? अगर नायक इतना डरपोक होता तो प्रशंसक सबसे पहले शिकायत करते। सु जिन्यांग ने खुशी खुशी तुरंत अपना फोन निकाला और कॉल किया। पुलिस स्टेशन जाओ और जल्दी से लिंगफोंग को ले आओ। बस इतना कहो कि मामला सुलझ गया है। और आप भी बहुत स्पष्ट और निर्णायक थे। मुड़कर रिले झुन को फोन किया और उसे मामले की जांच रोकने के लिए डोंग झोंग छू को सूचित करने के लिए कहा। आपके एक शब्द पर डोंग झोंग छू ने तुरंत टीम वापस बुला ली और चला गया। पुलिस स्टेशन में ल्यू रोकी आखिरकार राहत की सांस ले सकी। उसे डर था कि चिन परिवार अड्डा रहेगा, जिससे जांचकर्ताओं का जीवन हर दिन सिर दर्द बन जाएगा। इस क्षण पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर लिंगफोंग एक निश्चिंत चेहरे के साथ धीरे धीरे बाहर निकला। वह जेड पेंडेंट जो उस बूढ़े आदमी ने जाने से पहले मुझे दिया था काफी उपयोगी है। चिन्ह परिवार बस ऐसा ही है। चलो, प्रेसिडेंट सुधियाव होटल में इंतजार कर रहे हैं, ड्राइवर ने ठंडे चेहरे के साथ याद दिलाया। ठीक है, आ रहा हूँ, लिंगफोंग ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जाने से पहले उसने स्टेशन के प्रवेश द्वार की ओर पीछे मुड़कर देखा। उसे थोड़ा पछतावा हुआ कि उसे लियोरोकी के सामने अपना जलवा दिखाने, एक्ट कूल का मौका नहीं मिला। लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण नहीं था। अपनी मंगेतर से मिलना ही असली काम था। आधे घंटे बाद दिहाओ होटल में आप सभी अपना खाना खत्म कर चुके थे और एयर कंडीशनिंग में खाली बातचीत कर रहे थे। लिंगफोंग ने ड्राइवर के नेतृत्व में दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसकी आंखों ने कमरे को स्कैन किया। सुंदरियों में से एक भी कम नहीं थी। हालांकि जब उसकी नजर सुयान रान पर पड़ी तो उसे तुरंत जवाब मिल गया। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि इतनी खूबसूरत महिला उसकी मंगेतर होगी। मेरे भगवान, ये चेहरा चिन त्यान के पास खड़ी मुदाई से बिल्कुल भी कम नहीं है। पहाड़ से नीचे आना सार्थक रहा। तुम लिंगफोंग हो। उस व्यक्ति को प्रवेश करते देखकर सु जिन्यांग ने तुरंत एक बड़े बुजुर्ग का भाव अपना लिया। लिंगफोंग एक सम्मानजनक दृष्टिकोण के साथ थोड़ा झुका। नमस्ते अंकल सु।
ये देखकर कि बच्चा लोगों को पहचानता है और अपने शिष्टाचार जानता है, सु जेन्यांग ने बड़े संतोष के साथ सिर हिलाया। उसने अपने बगल वाली खाली सीट की ओर इशारा किया। बैठो। लिंगफोंग ने मना नहीं किया और वहीं बैठ गया। सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवा दूं, ये प्रेसिडेंट चिन्ह है। तुम शायद मिले होगे। मिले हैं, बेशक हम मिले हैं। लिंगफोंग ने थोड़े व्यंग्य के साथ अपने होठों को सिकोड़ा। अगर उनके बेटे की आंखों में रोशनी की कमी नहीं होती तो क्या मैं कोठरी में बंद होता? जैसे ही ये शब्द निकले, आपके अलावा सुयान और मुदाई सहित सभी का चेहरा बदल गया। क्या ये आदमी मानसिक रूप से विकलांग है? वह दो दिग्गजों के सामने चिन्ह तियान के बेटे को कचरा, ट्रैश कहने की हिम्मत करता है। यह न केवल चिन्ह त्यान के चेहरे पर थप्पड़ मारना है, बल्कि यह सु जेन्यांग के चेहरे पर भी चोट करना है। सु जेन्यांग ने आपकी ओर झांका और पाया कि आप अभी तक भड़के नहीं हैं, इसलिए वह जल्दी से बात संभालने के लिए आगे आया। लिंगफोंग, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या बकवास कह रहे हो? लिंगफोंग ने महसूस किया कि माहौल गलत था, लेकिन फिर भी उसने अपने शब्द वापस नहीं लिए। अंकल सु, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। उसके बेटे ने सार्वजनिक रूप से एक गुंडे की तरह व्यवहार किया और मुझे मारना चाहता था। सिर्फ इसलिए अकड़ रहा था क्योंकि उसके पास अंगरक्षक हैं। अगर मैंने जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो अस्पताल में लेटने वाला मैं होता। इस बार आपके बोलने से पहले ही सु जेन्यांग ने मेज थपथपाई और खड़ा हो गया। तुम वास्तव में कानून विहीन हो। क्या किन परिवार का युवा मास्टर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी तुम यहाँ आलोचना करो? अब जाओ और तुरंत प्रेसिडेंट चिन से माफी मांगो, या मैं सु जेन्यांग आज अपना चेहरा फाड़ दूंगा और किसी का भी अंत अच्छा नहीं होगा। लिंगफोंग के अहंकारी रूप को देखकर सु यान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसका दिल आधा ठंडा हो गया। वह आपकी ओर झांके बिना नहीं रह सकी। लिंगफोंग जैसे गर्म मिजाज वाले व्यक्ति की तुलना में चुपचाप बैठे अंकल चिन स्थिर और विश्वसनीय लग रहे थे। यह वह आदमी है जो किसी भी स्थिति को संभाल सकता है। लिंगफोंग ने तिरस्कार के साथ चिन त्यान की ओर देखा। क्षमा करें अंकल सु, मुझे इस बार आपका उपकार याद रहेगा, लेकिन जहां तक मेरा सिर झुकाने और गलती मानने की बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शब्द पत्थर की तरह सख्त थे। इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम कमीने, तुम बस कानून विहीन हो। मुझे वास्तव में प्रेसिडेंट चिन से तुम्हें जाने देने की भीख नहीं मांगनी चाहिए थी। सु जेन्यांग की आवाज गुस्से से कांप रही थी और उसने एक गाली भी बुदबुदा दी। और यही तक यह वीडियो समाप्त होता है। अगर इसमें अच्छे जहां से पिछला वीडियो खत्म हुआ था, एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। ये सुनकर लिंगफोंग ने भौहें सिकोड़ी। अंकल सु, आपको उसके सामने भीख मांगने के लिए अपना सिर बिल्कुल नहीं झुकाना चाहिए था। मेरे कौशल के साथ चिन्ह परिवार को निगलने में आपकी मदद करना कठिन भी नहीं होगा। इससे पहले कि सु जेन्यांग यह सुनकर कुछ बोल पाते, उनका सिर चकरा गया और वह सीधे पीछे की ओर गिर गए। पिताजी, आपको क्या हुआ? सुयान सबसे करीब होने के कारण सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली थी। आप जो यह नाटक देख रहे थे, वह भी चौंक गए। बिना सोचे समझे आप उन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़े। सु जेन्यांग को गिरते देख लिंगफोंग घबराया नहीं। इसके बजाय उसकी आंखों में एक चमक कौंधी। मौका यहां है। जब तक मैं इस व्यक्ति को ठीक कर देता हूं, पिछली सारी परेशानियां मिटाई जा सकती हैं। एक नायक का भाग्य इतना ही अलौकिक होता है। स्थिति जितनी निराशाजनक होती है, वे उतनी ही अधिक पटकट्ठा को पलट सकते हैं। जैसे ही अंगरक्षक व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए आगे बढ़े, लिंगफोंग अचानक बोला, 1 मिनट रुकिए, मुझे देखने दीजिए। ये सुनकर सुयान ने अपना सिर घुमाया और यह देखकर कि वह वही है, उसका स्वर बर्फ की तरह ठंडा था। अंगरक्षकों, इसे बाहर निकालो। मैं यह चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। 2 अंगरक्षक तुरंत हरकत में आए और दोनों तरफ से लिंगफोंग को घेर लिया। लिंगफोंग ने देखा कि स्थिति खराब है और जल्दी से चिल्लाया, मैं एक डॉक्टर हूं। अंकल सू को अचानक गंभीर बीमारी हुई है। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो अस्पताल पहुंचने तक व्यक्ति मृत हो जाएगा। जैसे ही लिंगफोंग ने यह कहा, सु यान दंग रह गई। हालांकि उसके पिता का बेहोश होना कुछ हद तक लिंगफोंग से संबंधित था और वह उस आदमी से तंग आ चुकी थी, लेकिन उसने जो कहा वह बिना कारण के नहीं था। अस्पताल कम से कम 15 मिनट की दूरी पर था और अगर वे ट्रैफिक में फंस गए तो वे आधे घंटे में भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये देखकर कि लिंगफोंग इतनी दृढ़ता से बोल रहा है जैसे कि झूठ नहीं बोल रहा हो, सुयान का दिल डगमगाने लगा और जैसे ही वह सहमति में सिर हिलाने वाली थी, बगल से एक स्थिर आवाज आई, यान लड़की, उस पर विश्वास मत करो। सुयान ने तेजी से ऊपर देखा और पाया कि आप पहले से ही अंगरक्षकों को सु जेन्यांग को सपाट लिटाने का आदेश दे रहे थे। अपनी भौहें उठाए बिना एक हाथ उनकी नब्ज पर था। तुम्हारे पिता को उसी ने इस अवस्था तक पहुंचाया और अब तुम उसे ही उन्हें बचाने दे रही हो। इसके अलावा उसकी 20 साल की उम्र को देखो, वह किस तरह का डॉक्टर हो सकता है?
सुयान तुरंत वास्तविकता में वापस आ गई। लेकिन अंकल चिन, हम अभी सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते, है ना? ये सुनकर आपने अपना हाथ हिलाया। आपकी उंगली अभी भी सु जेन्यांग की कलाई पर दबी हुई थी। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। बोलने के बाद आप उनकी सांसों की जांच करने के लिए नीचे झुके और फिर सु जेन्यांग की शर्ट के बटन खोलने लगे। लिंगफोंग अगबबूला हो गया और दहाड़ा, चिन तियान, तुम बदले का मौका ले रहे हो? अगर इलाज के समय में देरी हुई तो तुम एक हत्यारे होगे। अभी पटकथा को पलटने का उसका इकलौता मौका था, लेकिन जब उस मौके को जबरदस्ती काट दिया गया तो वह चिंतित कैसे नहीं होता। चुप रहो, आप गरज उठे। आपके पास उनसे निपटने का समय नहीं था। कमजोर दिल की धड़कन की पुष्टि करने के बाद आपने जल्दी से व्यक्ति को सपाट लिटाया और छाती को दबाना शुरू कर दिया। इस दृश्य से हर कोई दंग रह गया। ऊंचे और शक्तिशाली राष्ट्रपति चिन्ह वास्तव में प्राथमिक उपचार जानते थे। लिंगफोंग, जो अपने दांत पीस रहा था और गाली देना जारी रखने की तैयारी कर रहा था, हरकतों को देखकर वह भी जम गया। ये तकनीक बहुत मानक थी। लय, ताकत और स्थिति सब त्रुटिहीन थे। अगर वह खुद भी ऐसा करता तो भी ऐसा ही होता। थोड़ा पीछे हट जाओ, इतनी भीड़ मत लगाओ, कुछ हवा आने दो। चिन त्यान ने निर्विवाद स्वर में दबाते हुए आदेश दिया। जल्दी सब पीछे हटो। सुयान के पास सोचने का समय नहीं था और उसने तुरंत पालन किया। सुयान राण मुट्ठियां भींचे खड़ी रही। हर दबाव के साथ उसका दिल धड़क रहा था। सौभाग्य से इंतजार लंबा नहीं था। आपके गुप्त रूप से सहायता के लिए ऊर्जा का उपयोग करने के साथ जमीन पर सुजेन्यांग अचानक कांपने लगे और उनकी छाती में एक हल्की नब्ज आ गई। यह देखकर सुयान खुशी से चिल्ला उठी, अंकल चिन, मेरे पिताजी के दिल की धड़कन वापस आ गई है। चिन त्यान ने सिर हिलाया और रुकने और खड़े होने से पहले कुछ बार और दबाया। तुम्हारे पिता के दिल में पहले से ही छिपी हुई समस्याएं थीं। अभी उनकी भावनाएं उत्तेजित थीं और उनकी सांस नहीं जम पाई। अब यह स्थिर है। बस किसी से कहो कि उन्हें आराम करने के लिए सोफे पर ले जाएं। सुयान ने अपने पिता की स्थिति सामान्य होते देख कृतज्ञता से आपकी ओर देखा। अंकल चिन, धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यह जानते होंगे। आप अद्भुत हैं। आप थोड़ा मुस्कुराए और अपनी कलाई और कंधों को घुमाया। बस एक छोटी सी तरकीब, ये कुछ भी नहीं है। इस समय मुरोंग दाई चुपचाप ऊपर आई और एक टिश्यू थमा दिया। राष्ट्रपति, अपना पसीना पोंछ लें। आपने अपना माथा पोंछने के लिए टिश्यू लिया और भ्रम में चारों ओर देखा। वह लिंगफोंग बच्चा कहां गया? इसी समय सिस्टम फिर से गूंजा। नायक से पहले मुख्य पात्र को बचाने के लिए मेजबान को बधाई। विलेन पॉइंट्स प्लस 1500 भाग्य अंक बरामद। विलेन पॉइंट्स मानदंडों को पूरा करते हैं। सिस्टम क्षमता निष्कर्षण को ट्रिगर किया जा रहा है। क्या आप इसे तुरंत उपयोग करना चाहते हैं? बचाने के लिए कुछ नहीं, आपने ड्रा करना चुना। निष्कर्षण सफल। 2 विकल्पों में से एक चुने। एक मास्टर की तरह पियानो बजाना। कौशल स्तर अधिकतम। 2, एक शीर्ष पेशेवर की तरह नृत्य करना। लय की समझ अधिकतम। इस बार दिए गए 2 कौशल सच कहूं तो थोड़े बेकार थे। पियानो बजाना और नृत्य करना बकवास है, पूरी तरह से अनुपयोगी। इसलिए आपने बेतरतीब ढंग से पियानो चुना, जो ऐसा लग रहा था कि इसका उपयोग दिखावे के लिए किया जा सकता है, बस मामले में कि आपको बाद में कूल दिखने की आवश्यकता हो। पिताजी, जागिए। लगभग 1 मिनट बाद सुजेन्यांग, जिन्हें कई अंगरक्षकों द्वारा सोफे पर ले जाया गया था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अभी अभी जागे सुजेन्यांग अभी भी थोड़े मदहोश थे। अभी मुझे क्या हुआ था? पिताजी, आप अचानक बेहोश हो गए थे। यह अंकल चिन ही थे जिन्होंने आपको बचाया। सु यान ने जल्दी से समझाया। जैसे ही उसकी यादें वापस जुड़ी, सु जेन्यांग की आंखों में आपकी ओर देखते हुए सदमा बढ़ता गया। बाद में सु जेन्यांग को अभी भी अस्पताल भेजा गया। हालांकि वह ठीक हो गए थे, लेकिन उनकी स्थिति ने मन की शांति के लिए चेकअप आवश्यक बना दिया था। स्वाभाविक रूप से उनकी बेटी सुयान राण को पीछे जाना पड़ा। जाने से पहले उसने विशेष रूप से आपसे माफी मांगने के लिए ढूंढा। आखिरकार वे ही थे जिन्होंने लिंगफोंग को छोड़ने की भीख मांगी थी। उसे कम ही पता था कि आप अभी के इस दृश्य से पहले से ही बहुत खुश थे। आपको केवल मुट्ठी भर विलन पॉइंट्स और भाग्य ही नहीं मिला। सुजेन्यांग ने तो कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में सहयोग परियोजना में 10% लाभ छोड़ने का मौके पर ही फैसला कर लिया। इस 10वें हिस्से को कम मत समझिए। उन संसाधनों के साथ जो 2 परिवार हिला सकते थे, इस सौदे का शुद्ध लाभ अकेले आधार पर 5 बिलियन से अधिक था। 10% यानी 500 मिलियन है। एकमात्र चीज जो कष्टप्रद थी वह यह थी कि लिंगफोंग बच्चा चला गया था। आपने उसे सबक सिखाने के लिए सुपरिवार के हाथ का उपयोग करने की योजना बनाई थी।
लेकिन योजना विफल हो गई, जिससे आप काफी नाखुश महसूस कर रहे थे। लेकिन आप यह भी समझते थे कि इस तरह के भाग्य के पुत्र से निपटने के लिए आपको धीरे धीरे चलना होगा। इस बीच लिंगफोंग वास्तव में भाग गया था। एक बार जब उसने देखा कि उसने आपदा मचा दी है और व्यक्तिगत रूप से आपके मानक सीपीआर के स्तर को देखा, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि चीजें खराब हैं। लेकिन बाहर भागने के बाद उसने जितना सोचा, चीजें उतनी ही गलत महसूस हुईं। पिछले 2 दिनों की घटनाएं उसके दिमाग में कौंधीं और उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, विशेष रूप से चूंकि आप तर्क के अनुसार बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। अब जब सू परिवार का रास्ता पूरी तरह से कट गया था, तो टोंग परिवार शायद बहुत बेहतर नहीं था। अब उसे अपना नाम बदलना होगा और पूरी तरह से चिन परिवार की दृष्टि से ओझल होना होगा। तभी पटकथा को पलटने का मौका मिलेगा। विचार तय होने के साथ लिंगफोंग के पास पहले से ही एक दिशा थी। बच्चे, पैसे दे दो। जैसे ही वह सोच रहा था, 2 पीले बालों वाले गुंडे अचानक प्रकट हुए और उसका रास्ता रोक दिया। प्रत्येक के हाथ में एक चमकता खंजर था। स्पष्ट रूप से उनका इरादा अच्छा नहीं था। बढ़िया, तुम सीधे चलकर आए हो। अगले ही सेकंड गली से एक के बाद एक चीखें सुनाई देने लगीं। दूसरी ओर रोल्स रॉयस में मुरोंगदाई ने गुप्त रूप से उस बॉस का निरीक्षण किया जिसकी आंखें बंद थीं। चिन त्यान की छोटी भावनाएं और अधिक उमड़ रही थीं। उसने वास्तव में कुछ नया देखा था। अन्य अमीर लोग या तो पैसे गिनते हैं, गोल्फ खेलते हैं या दिन भर सामाजिक मेलजोल करते हैं। उसका बॉस वास्तव में ऐसा मानक प्राथमिक उपचार जानता था, और जब वह सू जेन्यांग पर सीपीआर कर रहे थे, तो उस केंद्रित नजर ने लगभग उसका दिल ही रोक दिया था। ओल्डले, कुछ संगीत बजाओ, चलो आराम करते हैं, आप अचानक बोले, जिससे मुरोंगदाई ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं और खिड़की से बाहर देखने का नाटक करने लगी। संगीत शुरू हुआ और आपने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी आपका दिमाग काम कर रहा था। सू जेन्यांग की अभी की प्रतिक्रिया से आप अंदाजा लगा सकते थे कि लिंगफोंग का उनसे कोई रिश्ता नहीं था। जिसने वास्तव में संबंध बनाया था, वह सुपरिवार के पुराने मास्टर सु गुओफू थे। यानी जब तक बूढ़ा आदमी अभी भी लिंगफोंग की रक्षा कर रहा था, सुपरिवार द्वारा इस बात को लेकर उसे परेशानी पैदा करने की संभावना कम थी। यह बच्चा थोड़ा पेचीदा है, आप धीमी आवाज में बुदबुदाए। लिंगफोंग अब अंधेरे में छिप गया है। यह वह अंधेरे में और आप उजाले में वाली स्थिति बन गई है। यह स्थिति नहीं चलेगी। यह सोचकर आपने अपनी आंखें खोली और फिर से बोले, ओल्ड लिए वापस जाने के बाद लिंगफोंग के ठिकाने का पता लगाने के लिए कुछ लोगों को व्यवस्थित करो। याद रखना, बहुत करीब मत जाना और बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना। खबर मिलते ही रिपोर्ट करना। बोलने के बाद आप भौहें सिकोड़ना और यह कहना नहीं भूले, ओल्ड लाए, तुम यहां किस तरह का गाना सुन रहे हो? इसे बदलो, इसे बदलो। आप नहीं जानते थे कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि आपको अभी शीर्ष पियानो कौशल मिला था कि आपके कान नखरेबाज हो गए थे। लिजुन दंग रह गया। आपने गाना बदलने के लिए कहा, लेकिन कार में केवल 2 या 3 ही संग्रहित हैं और आप आमतौर पर सुनते नहीं हैं। मैंने बस एक बेतरतीब ढंग से चुना है। यह देखकर मोदाई ने जिज्ञासा से पूछा, प्रेसिडेंट चिन, क्या आप कोई गाना सुनना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे सुनना ही है। मुझे अचानक लगा कि सड़क बहुत शांत थी। मोदाई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, कैसा रहेगा अगर मैं अपने फोन से सर्च करूं और इसे ब्लूटूथ के जरिए स्ट्रीम करूं? उस तरह से आप जो चाहें सुन सकते हैं। चिन त्यान की आंखें चमक उठीं। अचानक कुछ याद आया। ठीक है, तो 1000 कारण दिल टूटने के लगाओ, अन्यथा पूरे रास्ते उदास रहना उबाऊ है। यह सालों पहले का एक पुराना गाना था, लेकिन आपको विशेष रूप से यही पसंद था। मुदाई हक्का बक्का रह गई। नाम ऐसा लग रहा था जैसे बनाया गया हो। काफी देर तक खोजने के बाद, जैसा कि आपने कहा था, वहां कोई राष्ट्रपति चिन्ह नहीं था। मुझे ये नहीं मिला। मैंने शायद गाने का नाम गलत याद रखा होगा। सही। ये सुनकर आपकी भौहें थोड़ी फड़कीं। धुंधले रूप से महसूस हुआ कि कुछ गलत था। फिर जांगजू खोजो। क्या जांगजू एक गायक है? हालांकि मुदाई उलझन में थी, उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। दुर्भाग्य से अभी भी कुछ नहीं था। चिंतियान का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उन्होंने मुदाई के हाथ से गुलाबी फोन ले लिया। खुद करते हुए आपने अपने पिछले जीवन के 4 स्वर्गीय राजाओं के नाम जल्दी से टाइप किए। सभी दर्ज किए गए। अंत में आप धीरे धीरे सीट के पीछे झुक गए और एक हल्की आह भरी। अब आप पूरी तरह समझ गए थे। पता चला कि आपका पुनर्जन्म एक समानांतर ब्रह्मांड में हुआ था। हालांकि सामान्य दिशा आपके पिछले जीवन के समान थी, लेकिन कई प्रसिद्ध सितारे, अभिनेता और ऐसी चीजें मौजूद नहीं थीं। आपने अपना हाथ हिलाया और कुछ थकान के साथ कहा, रहने दो, मैं नहीं सुनूंगा। सुनना थका देने वाला है।
मैं 4 स्वर्गीय राजाओं या जेचो को भी नहीं देख सकता, तो क्या फायदा? उन क्लासिक गानों के बिना जिन्हें आपने कभी सुना और गुनगुनाया था, आपका दिल एक पल के लिए भारी हो गया। लेकिन आपसे भी ज्यादा निराश ओल्ड मास्टर सू थे। ये सुनकर कि उनका सगा बेटा लिंगफोंग द्वारा गुस्सा दिलाए जाने के कारण बेहोश हो गया है, ओल्ड मास्टर सू ने तुरंत ड्राइवर को कार तैयार करने और सीधे अस्पताल चलने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने बिना किसी अस्पष्टता के कारणों और परिणामों का पीछा किया। तुमने वास्तव में चिन त्यान के सामने वह शर्त रखी? बिस्तर से सूजनयांग की आवाज धीमी थी। बात ठीक चल रही थी और चिंत्यान बिना एक शब्द कहे मान गए। लेकिन किसने सोचा था कि वे लिंगफोंग नाम का लड़का अचानक कूद पड़ेगा और चिंत्यान के सामने गाली गलौज शुरू कर देगा? आप ही बताइए, एक बुजुर्ग के रूप में क्या मैं ऐसा दिखावा कर सकता था कि कुछ हुआ ही नहीं और परिणाम वही है जो आप अब देख रहे हैं? उन्होंने अपने सीने से हताशा की एक सांस छोड़ी। बोलते समय उनके हाथ बार बार भींच रहे थे कि कहीं फिर से गुस्सा ना आ जाए। ओल्ड मास्टर सू ने यह सुना और उनकी आंखें थोड़ी चमक उठीं, जैसे उन्हें कुछ एहसास हुआ हो। तुम्हें ऐसा कहते सुनकर यह लिंगफोंग वास्तव में अपने गुरु के युवा दिनों जैसा दिखता है। यह सुनकर सू जेनयांग की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। पिताजी, जाग जाइए। क्या आप किसी के प्रभाव में आ गए हैं? क्या आपकी याददाश्त धीरे धीरे खत्म हो रही है? हुनरमंद लोगों का मिजाज अक्सर अजीब होता है, यह सामान्य है, बूढ़े आदमी ने स्थिरता से कहा और खुद से बुदबुदाना जारी रखा। वह एक अजनबी के लिए खड़ा होने को तैयार था, जिससे पता चलता है कि उसका दिल काफी गर्म है। उसने चिंत्यान की नाक के नीचे उसके बेटे को डांटने की हिम्मत की, जिससे पता चलता है कि उसकी हड्डियां काफी मजबूत हैं। केवल ऐसा व्यक्ति ही यान के योग्य है। पिताजी, होश में आइए। सुजेन्यांग अविश्वास से भर उठे। उन्हें लगा कि अस्पताल के बिस्तर पर उन्हें नहीं, बल्कि इस बूढ़े आदमी को होना चाहिए। अगर आपको बूढ़े आदमी की बातों का पता चलता तो आप केवल अपने दिल में बुदबुदाते, सामान्य है। आखिरकार एक साधारण नश्वर स्वर्ग के भाग्य के हेरफेर का विरोध कैसे कर सकता है? अगले दिन आप सुबह जल्दी कंपनी पहुंचे, डेस्क के पीछे बैठकर लापरवाही से पेन घुमा रहे थे। आपके विचार पहले से ही बहुत दूर चले गए थे। आप नहीं जानते थे कि आप इस दुनिया में कैसे पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आप पूरा दिन यह सोचने में बिताते थे कि नायक को सुर्खियां बटोरने से कैसे रोका जाए, और आनंद के दिन सब टलते जा रहे थे। यह सोचकर आप चिढ़ गए और तुरंत लिए झुन को फोन किया। अभी तक लिंगफोंग नहीं मिला। आपको अब स्पष्ट रूप से याद है कि लिंगफोंग का भाग्य मूल्य लगभग 3200 है, जबकि आप केवल 700 से थोड़ा ऊपर हैं। यदि अंतर इतना बड़ा है तो आपको किसी भी दिन पीछे छोड़ा जा सकता है। यह सुनकर के लिए झुन ने कोई प्रगति नहीं की है। आपने उसे निर्णायक रूप से 2 सुझाव दिए। उनसे होटलों और पुलिस स्टेशनों की निगरानी की जांच करवाओ। अब इसके अतिरिक्त पार्कों, बार और केटीवी पर कड़ी नजर रखो। ये वे स्थान हैं जहां नायकों को घूमना सबसे ज्यादा पसंद है। पार्कों में रहस्यमयी बूढ़े लोगों से मिलना आसान है जो कोई बड़ा अवसर प्रदान करते हैं, और बार या केटीवी या तो लोगों को बचाने या लड़ने के लिए होते हैं। कहानी हमेशा वहीं धमाका करती है। हालांकि ले जुन यह नहीं समझ सका कि उन जगहों पर पहरा क्यों देना था, लेकिन आदेश तो आदेश था और उसे बस पालन करना था। फोन रखते हुए आपने अगले कदम पर विचार करने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी। जानकारी के अनुसार लिंगफोंग ने टोंग परिवार छोड़ दिया था, लेकिन बूढ़े आदमी ने शायद उसे कुछ पैसे दिए होंगे। अन्यथा अभी शुरुआत करने वाले के पास खाने पीने की चिंता न करने का आत्मविश्वास कहां से आएगा? चूंकि टोंग परिवार को अच्छा इंसान समैरिटन बनना पसंद है, तो मैं विनम्र क्यों रहूं? ये कहते हुए आपने फिर से फोन उठाया और एक विशेष नंबर डायल किया। प्रेसिडेंट चिन मुझे ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ एक मधुर आवाज वाली लड़की थी। आप सीधे मुद्दे पर आए। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका चेहरा अपरिचित हो। युद्ध शक्ति मायने नहीं रखती। मुख्य बात यह है कि उसे चेहरा बदलना आना चाहिए। 1 मिलियन प्रति माह। यह थोड़ा सा पैसा आपके लिए कोई मुद्दा नहीं था, और वह व्यक्ति तुरंत सहमत हो गया। जैसे ही वह मिलियन खाते में पहुंचा, अज्ञात खाते के मालिक के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही टोंग परिवार का भाग्य तय हो चुका था। शाम 6 बजे विला में। युवा मास्टर, जो चीजें आप चाहते थे वे आ गई हैं। बटलर फोंग ने बहुत ही सम्मानजनक लहजे में अपना सिर झुकाया। 2 नौकरानियां उनके पीछे खड़ी थीं। प्रत्येक एक छोटी गाड़ी को ऊपर तक भरकर धकेल रही थीं। वहां चांदी की सुई के केवल 2 बैग थे। बाकी छोटी बोतलें और बड़े जार थे, जिन पर एक फार्मेसी की तरह रंग बिरंगे लेबल लगे थे। आपने जवाब दिया, नीचे एक कमरा बनाओ, ये अब से वहीं रखे जाएंगे। उनका काम खत्म होने के बाद आप खाली लिविंग रूम के बीच में अकेले खड़े थे, काफी चिढ़े हुए महसूस कर रहे थे। आपके पिछले उलझे हुए प्रेमियों को आपने स्पष्ट रूप से ब्लॉक कर दिया था। अब
यदि आप डेट के लिए किसी को ढूंढना चाहते थे तो आप केवल उन लड़कियों में से चुन सकते थे जिनसे आप समय यात्रा के बाद मिले थे। अधिमानतः वे जो फीमेल लीड की नियति वाली हों, वे आपका साथ भी दे सकती थीं और आपको मजबूत भी बना सकती थीं। लेकिन वर्तमान में केवल 3 फीमेल लीड थीं जिनसे आप जुड़ सकते थे। नर्स टोंगशुअर, पुलिस वाली ल्यू वॉकी और ठंडी बॉस सुयान रान। इन महिलाओं ने उनके साथ कुछ शब्दों से ज्यादा बात भी नहीं की थी। जल्दबाजी में फ्लर्ट करना आसानी से चीजों को बिगाड़ सकता था। जहां तक मुद्दे की बात है, यह महिला संभवतः फीमेल लीड नहीं थी और वह हाल ही में हर दिन ओवरटाइम काम कर रही थी। बेहतर होगा कि उसे परेशान न किया जाए। आपने काफी देर तक संपर्कों को खंगाला और कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए आप बस बाहर ताजी हवा लेने के लिए साधारण कपड़े बदलकर निकल पड़े। इस बीच ब्लू शेल बार के निगरानी कक्ष में सुरक्षा की वर्दी पहने एक युवक पैर फैलाकर पीछे झुका हुआ था। आलस से स्क्रीन देख रहा था। बार की सारी हलचल उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन जब उसने कोने में एक महिला को बैठे देखा तो वह उछल पड़ा। सुयान रान, वो यहां क्या कर रही है? इस समय उसके पीछे से एक सुरक्षा गार्ड खुशी खुशी चलकर आया और उसके बगल में बैठ गया। इस व्यक्ति का नाम टोंग हाई था। लिंग फोंग ने लापरवाही से कहा, कुछ नहीं, बस माहौल से परिचित हो रहा हूं। एक विराम के बाद उसने फिर पूछा, भाई हाय, आप लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं, क्या आप टेबल नंबर 7 पर शराब पीने वाले आदमी को जानते हैं? आपका मतलब जू काई से है? टोंग हाई ने स्क्रीन पर नजर डाली। एक छोटा गुंडा नेता। क्या उसने आपको परेशान किया? ऐसा कुछ नहीं है। लिंगफोंग ने इसे टाल दिया। सचमुच एक नायक का भाग्य कोई मजाक नहीं है। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति को उसने कल रात पीटा था वह किसी बड़े गिरोह से जुड़ा होगा। उसे बस पता चला कि जुकाई एक छोटा गुंडा है। अभी सुयान रांड को जुकाई द्वारा परेशान किए जाते देख लिंगफोंग ने अपनी अंतरात्मा की सुनी और महसूस किया कि यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। लेकिन उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि बार के दूसरी तरफ एक बूथ में वह आदमी बैठा था जिसकी वह खाल उधेड़ना चाहता था। दूर से चुपचाप बैठी सुयान राण को देखते हुए आपकी आंखें चमक उठीं। वह यहां क्यों दिखाई देगी? मूल मालिक इस बार में अक्सर एयर होस्टेस के साथ मिलता था और चूंकि आप ऊब गए थे, आप देखना चाहते थे कि क्या पूरी रात साथ देने के लिए कोई ठीक ठाक व्यक्ति है। किसने सोचा होगा कि उसे सुयान राण मिल जाएगी, एक ठंडे चेहरे वाली महिला सीईओ जो आधी रात को बार के कोने में अकेली बैठी है। आप इस कहानी को अच्छी तरह जानते थे। जब फीमेल लीड ऐसी जगह पर अकेली दिखाई देती है तो 10 मिनट के भीतर कुछ गुंडे जरूर आ जाते हैं और फिर मेल लीड सुंदरता को बचाने और सुर्खियां बटोरने के लिए प्रकट होता है। अब जब सुयान राण वहां अकेली बैठी है तो क्या लिंग फोंग भी पास में होगा? ये सोचकर आपके होठों का कोना थोड़ा फड़क उठा, जिससे एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने भविष्यवाणी की थी। आपके 2.5 मिनट इंतजार करने के बाद कई संदिग्ध आदमी उसके पास आए। साथ ही आपने देखा कि सुयान राण के हाथ में शराब का गिलास जोर से हिल रहा था। वह साफ तौर पर नशे में थी। यह देखकर आप तुरंत जान गए कि मौका आ गया है। सुयान राण की ओर एक हट्टे कट्टे काले आदमी ने महिला को घूरते हुए मुस्कुराया। हे सुंदरी, हमारा मान रखो और हम भाइयों के साथ एक ड्रिंक पियो। हालांकि सुयान राण का सिर भारी महसूस हो रहा था, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला था। वह हट्टा कट्टा आदमी चिढ़ा नहीं बल्कि हंसा। मुझे यह रवैया पसंद है। उसने अपने साथी को इशारा किया और उसके बगल वाले पीले बालों वाले लड़के ने तुरंत एक कॉकटेल उठाकर सुयान राण को थमा दिया। सुनो बहन, मेरा नाम वांगवू है, इस इलाके का शीर्ष व्यक्ति। बहन, मैंने तुम्हें पसंद किया है। मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा, या तो मेरे साथ चलो या इसे पियो। इससे पहले कि वांगवू अपनी बात पूरी कर पाता, सुयान राण ने गिलास पकड़ा, एक घूंट में उसे खाली किया और मेज पर पटक दिया। उसने एक शब्द थूका, दफा हो जाओ। इस रुख ने वांगवू को भी दंग कर दिया। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी सीधी होगी। वांगवू का स्वर बदल गया। लेकिन मैंने अपनी बात केवल आधी ही पूरी की थी। दरअसल मैं कहना चाहता था कि एक बार जब तुम इसे पी लेती हो तो तुम मेरी हो। वह एक भयावह मुस्कान के साथ पास आया। चूंकि तुम इतनी साहसी हो तो अब मेरे साथ चलो। उसने सुयान राण के कंधे की ओर अपना हाथ बढ़ाया। यह देखकर सुयान राण क्षण भर के लिए सचेत हो गई। यह महसूस करते हुए कि उसका सामना एक बदमाश से हुआ है, उसने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन शराब का असर हावी हो चुका था। जैसे ही उसने खुद को ऊपर धकेला, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वापस कुर्सी पर गिर गई। उस हाथ को करीब आते देख और अपने शरीर को हिलने में असमर्थ पाकर उसे अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई। सब खत्म हो गया। जैसे ही वह हाथ 10 सेंटीमीटर से भी कम दूर था,
वह अचानक जम गया। फिर एक शांत आवाज गूंजी, तुम्हारे जैसा कचरा उसे छूने के लायक नहीं है। धिक्कार है, तुम कहां से आए? वांग वू ने अपना हाथ घुमाया, गाली दी और प्रहार करने ही वाला था, लेकिन उसकी बात के बीच में ही उसकी कलाई को अचानक स्टील के पकड़ पिंसर की तरह पकड़ लिया गया। उसका पूरा शरीर जम गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी नसें बेरहमी से भींच दी गई हों और असहनीय दर्द ने उसे लगभग उछाल दिया। आपने वांग वू को एक अजीब मुस्कान के साथ ठंडेपन से घूरा। अगर तुम अपना वंश खत्म नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें अभी यहां से निकल जाना चाहिए। वांग वू ने आखिरकार अपनी कलाई छुड़ाई। ठीक है, तुम सख्त हो, मैं आज तुम्हें यह लड़की ले जाने दूंगा, मुझे दोबारा मत दिखना। वह पीछे मुड़े बिना भाग गया। सुयान राण को प्रतिक्रिया देने में काफी समय लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। अंकल, अंकल चिन, एक लड़की आधी रात को बाहर क्या कर रही है और इस तरह शराब क्यों पी रही है? आपने उसकी ओर दोषपूर्ण स्वर और बेबसी के संकेत के साथ देखा। इस समय सुयान राण को भी यह दृश्य बेतुका लगा। सामान्य तौर पर वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो नियंत्रण खो दे, चाहे वह कुछ भी सोचे। आप भी जानना नहीं चाहते थे क्योंकि सिस्टम की आवाज आपके सिर में फिर से गूंज उठी। बधाई हो मेजबान, सुयान राण के बचाव को पूरा करने में एक कदम आगे रहने के लिए। विलन पॉइंट्स +50, पुनर्चक्रित भाग्य मूल्य 100, अधिकतम स्तर की छिपी हुई हथियार प्रवीणता प्राप्त की। ये कौशल महान है। अब यदि आप किसी दिन नायक का आमना सामना करते हैं तो भी आप उसकी छाया का पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर आपने अपना भाग्य मूल्य देखा, जो बढ़कर 800 हो गया था और आह भरे बिना नहीं रह सके। जीवन अधिक आशाजनक होता जा रहा है। सुयान राण ने अपना सिर झुका लिया। वह समझाना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। आपने उसे मजबूर नहीं किया और हाथ हिलाकर संकेत दिया कि आप उसे वापस ले जाएंगे। यह सुनकर सुयान राण ने खुद खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अंततः कुर्सी पर वापस गिर गई। यह देखकर आपने आह भरी, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। बड़े होने के दौरान सुयान राण कभी किसी पुरुष के इतने करीब नहीं रही थी, लेकिन यह सोचकर कि आप उसके बुजुर्ग थे, उसे लगा कि यह ठीक है। तो धन्यवाद अंकल चिन, इतनी औपचारिकता क्यों, चलो चलें। आपने बेझिझक सुयान राण का हाथ अपने कंधे पर रखा और अपना दूसरा हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट लिया। डिंग, फीमेल लीड, सुयान राण के साथ पहला करीबी संपर्क, विलन पॉइंट्स +30, पुनर्चक्रित भाग्य 100। इस सुखद ध्वनि को सुनकर आपके होंठ मुड़ गए। सुयान राण की कमर बिल्कुल सही आकार की थी, कोमल फिर भी दृढ़, एक बेहतरीन एहसास के साथ। जैसे ही आप दोनों बार से बाहर निकले, आपकी भौहें तन गईं। स्टील के पाइप और बेसबॉल बैट से लैस 20 से अधिक युवा गुंडे आगे का रास्ता रोक रहे थे। लाइजुन और 3 अन्य लोग जो भेष बदलकर आपकी सुरक्षा कर रहे थे, उन्होंने तुरंत आपको घेर लिया। प्रेसिडेंट चिन, आप जल्दी निकलिए, हमारी चिंता मत कीजिए। हालांकि वे कुशल थे, लेकिन विरोधी निहत्थे होने के बावजूद संख्या में बहुत अधिक थे। आपने अपनी बाहों में मौजूद व्यक्ति की ओर देखा और बस सुयान को गोद में उठा लिया। भले ही मेरा युद्ध कौशल अधिकतम है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लड़ना बहुत गरिमापूर्ण नहीं है। अंगरक्षक लाए हो? हाँ, वांग वू ने लिए झुन की पोशाक को घूरते हुए उपहास किया। क्या तुम सच में विरोध करने जा रहे हो? ले झुन ने ठंडे चेहरे के साथ पूछा। उसने लंबे समय से ऐसे अंधे गुंडे नहीं देखे थे। तुम्हारा भाई आखिर है कौन? वांग वू ने अपना हाथ हिलाया। भाइयों, इन्हें पकड़ लो, पुरुषों को खत्म कर दो, महिला को हाथ मत लगाना। गुंडे चिल्लाए और लोहे की सलाखों के साथ आगे बढ़े। लय झुन और अन्य लोगों ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, अपनी लाठियां खोल लीं। एक ने पीछे का मोर्चा संभाला, एक ने कवर दिया और लयगे झुन ने व्यक्तिगत रूप से विद्युत संयंत्र आपकी वापसी की सुरक्षा के लिए रास्ता साफ किया। आपको लड़की के साथ लगभग बाहर निकलते देख वांग वू चिंतित हो गया। उस महिला को पकड़े हुए लड़के को पकड़ने के लिए कुछ लोगों को भेजो, उसे भागने मत देना। मूल रूप से अंगरक्षकों को घेरे हुए कई गुंडे तुरंत आपकी ओर मुड़ गए। लेजुन के दिल की धड़कन बढ़ गई। ये कचरा लोग वास्तव में मुख्य बल को निशाना बनाना जानते थे। उसने मुड़ने और आपको बचाने की कोशिश करने वाले एक विरोधी को पीछे धकेला, लेकिन 2 अन्य लोगों ने उसे रोक दिया। वह केवल इतना चिल्ला सका, सावधान। अगले ही सेकंड में अप्रत्याशित रूप से एक दबी हुई आवाज सुनाई दी, क्योंकि एक गुंडा स्टील पाइप घुमा रहा था। वह पीछे की ओर उड़ गया। आखिर क्या हुआ? इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक और धमाका हुआ और एक और लड़का जो ऊपर की ओर झपट रहा था, वह भी क्षैतिज रूप से उड़ गया, जो किसी पेशेवर एक्शन फिल्म स्टंट जैसा लग रहा था। दृश्य पूरी तरह शांत हो गया।
ले झुन ने पीछे मुड़कर देखने का मौका लिया और उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने देखा कि उसके स्पष्ट रूप से कमजोर दिखने वाले राष्ट्रपति चिन्ह दोनों हाथों से सुंदरी को पकड़े हुए थे, जबकि एक पैर पीछे खींच रहे थे। स्पष्ट रूप से उन दो लोगों को राष्ट्रपति चिन्ह ने लात मारकर दूर कर दिया था। इन लोगों द्वारा रास्ता रोके जाने से आप क्रोधित हो गए थे। सुयान पहले ही सो चुकी थी, आपकी बाहों में कोमलता से लटकी हुई थी, जिससे हिलना बहुत थका देने वाला हो गया था। सच में बहुत हो गया। क्या तुम लोग मुझे कड़ा हाथ इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहे हो? दूर से आपने मूल मालिक के प्रेमियों में से एक को वहां खड़ा देखा और पास में ही टोंग शुअर और कई अन्य महिलाएं थीं। ये देखकर आपने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, श्योमान, बस वहां खड़ी मत रहो, आओ और इसकी देखभाल करने में मदद करो। क्यों श्योमान उदास थी? क्योंकि आपने हाल ही में उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था, लेकिन 10 लाख डॉलर के ब्रेकअप शुल्क प्राप्त करने वाली व्यक्ति के रूप में वह आपके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार थी। उसने जल्दी से टोंग शुअर को खींच लिया। क्षमा करें, थोड़ी देर लेटे हुए सहन करें। उनके आप तक पहुंचने से पहले आपने जल्दी से सुयान को जमीन पर सपाट लिटा दिया, अपने कंधे उचकाए और भीड़ में घुस गए। इसके बाद दर्द भरी चीखें सुनाई दीं। क्यू श्योमान और टोंग शुअर, जिन्होंने अभी अभी सुयान को संभाला था, दंग रह गए। कितना कूल है, सच में कूल। आश्चर्य, प्रशंसा और धड़कता हुआ दिल। उनकी भावनाएं उथल पुथल थीं। ऐसी कौन सी लड़की है जिसे ऐसा पुरुष पसंद नहीं है जो पैसा भी कमा सके और उनकी रक्षा भी कर सके? वर्तमान में आप वही व्यक्ति थे। बायां हाथ, घुटने का प्रहार, कोहनी का प्रहार, घूमती हुई किक, चालों का पूरा सेट इतना सहज था जैसे 100 बार अभ्यास किया गया हो। रात के 11 बज चुके थे और बार खचाखच भरा था। लोग बड़े चाव से यह फिल्म देखने के लिए बाहर दौड़ पड़े। केवल लिंग फोंग कोने में खड़ा था। उसके चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे। क्या हो रहा था? चिन तियान वास्तव में लड़ने में इतना अच्छा था। एक अमीर आदमी जो चिकित्सा जानता था और जीवन मरण के संघर्ष में शामिल हो सकता था। यह खुद के ही दूसरे संस्करण जैसा लग रहा था। भाई फोंग, क्या हम अभी भी कार्रवाई करने जा रहे हैं? टोंग हाई चिंता में अपने पैर पटकने लगा। अगर वे बाहर इतनी गड़बड़ी होने पर भी नहीं दिखे तो भाई बाव निश्चित रूप से उन्हें दोष देंगे। लिंग फोंग ने धीरे से एक सांस छोड़ी। ठीक है, तुम लोग जाकर इसे संभालो, मैं नहीं जाऊंगा। एक बार जब लिंग फोंग ने शब्द दिए तो टोंग हाई तुरंत कई भाइयों को लेकर बाहर निकल गया। बाहर का शोर शराबा लगभग खत्म हो चुका था। अपने आदमियों को एक एक करके जमीन पर पिटते देख वांग वू बिना एक शब्द कहे भागने के लिए मुड़ा। जाना चाहते हो? आपकी आंखें ठंडी हो गईं। आपने एक छोटा पत्थर उठाया और उसे फेंक दिया। यह वांग वू के टखने पर ऐसे लगा जैसे उसकी आंखें हों। वांग वू लड़खड़ाया और जोर से गिरा। ओल्ड ली, उसे मेरे पास लाओ। आपकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ठंडक थी। आदेश का पालन करते हुए ओल्ड लिए ने वांग वू की कॉलर पकड़ी और उसे वापस खींच लिया। उसके घुटने के पीछे लात मारी। पत्थर से पहले से ही चकराया हुआ वांग वू घुटनों के बल गिर गया। लानत है तुम पर, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? मैं टाइगर लॉर्ड का आदमी हूं। यह सुनकर आपने सीधे उसके चेहरे पर लात मारी। टाइगर लॉर्ड, वह किस तरह की चीज है? आप उपहास से बोले। वापस जाओ और अपने टाइगर लॉर्ड से कहो कि पता करे कि मैं कौन हूं। उससे कहो कि 3 दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने आए, अन्यथा तुम्हारे पूरे गिरोह के अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं है। बेशक अगर तुम यह पता नहीं लगा पाते कि मैं कौन हूं तो वह और भी अच्छा है। तुम्हारे पास अस्तित्व में रहने की योग्यता भी नहीं होगी। क्या तुम समझते हो? हर शब्द जैसे आपके दांतों के बीच से दबाकर निकल रहा था। समझ गया, मैं उसे बता दूंगा। वांग वू का मुंह खून से भरा था और वह अपने दिल में आपसे नफरत कर रहा था। टाइगर लॉर्ड से माफी मंगवाओगे? तुम खुद को समझते क्या हो? लेकिन उसे अभी के लिए अपना सिर झुकाना पड़ा और आत्मसमर्पण करना पड़ा। लेकिन आप उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? संदेश पहुंचाने के लिए एक मुंह ही काफी है। ओल्ड ले, इसके हाथ पैर अपंग कर दो। क्या? वांग वू ने ऊपर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस तरह के सड़क छाप गुंडे से निपटते समय ओल्ड लिए ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। एक कड़कड़ाहट के साथ वांग वू की सुअर जैसी चीख पूरी सड़क पर गूंज उठी। वांग वू को खत्म करने के ठीक बाद बार सुरक्षा आखिरकार घबराई हुई बाहर निकली। आप इन बेकार लोगों की परवाह नहीं कर सकते थे और ले झुन और अन्य दो की ओर मुड़े। तुम लोग कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? हम ठीक हैं, दोनों अंगरक्षकों ने दर्द सहते हुए जवाब दिया। आपने देखा कि उनके कपड़े धूल और खून से सने थे। ओल्ड ली, इनमें से प्रत्येक को 1 लाख दो। अस्पताल जाओ और अच्छा इलाज कराओ। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मेरे पास आना। यह सुनकर लिए जुन हैरान रह गया। ऐसा क्यों लगा कि बॉस एक अलग व्यक्ति बन गए हैं?
पहले वह उन्हें बेकार होने के लिए गाली देते। उन्होंने अपने अधीनस्थों की देखभाल करना कब शुरू किया, लेकिन उसने इस पर विचार नहीं किया। वर्तमान बॉस उसे अधिक पसंद आ रहे थे। आपने उनके विचारों को नजरअंदाज किया और ली झुन से कहना जारी रखा, तुम उन्हें अस्पताल ले जाओ, मैं पहले मिस सू को वापस ले जाऊंगा। ली झुन कहने ही वाला था, आपका अकेले रहना सुरक्षित नहीं है, लेकिन जमीन पर पड़े गुंडों को देखकर उसने अपने शब्द वापस निगल लिए और कार लेने चला गया। आप जल्दी से सुयान की तरफ चले गए। प्रेसिडेंट चिन, उसका माथा भयानक रूप से गर्म है, क्यू शियोमान ने चिंता से कहा। आपने भौहें सिकोड़ी और उसका माथा छुआ, वास्तव में तेज बुखार। इस समय टोंग शुअर ने शर्माते हुए कहा, मैंने उसकी नब्ज जांची, ऐसा लगता है कि उसे कामोत्तेजक दवा दी गई है। स्पष्ट रूप से वांगवू ने उसे जो ड्रिंक पहले दिया था उसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया था। आप मन ही मन हंसे। अगर आप आज रात नहीं आए होते तो लिंगफोंग को वास्तव में एक बड़ा मौका मिल जाता, सुंदरी को बचाने और नशीले पदार्थ की साजिश का सामना करने का। और यही तक एपिसोड समाप्त होता है। मुझे माफ करना है कि मैं आप लोगों के लिए आधे घंटे का ही वीडियो बना पाया, क्योंकि मुझे आज टाइम नहीं मिला। कुछ और काम में मैं झूठ किया था, तो इसलिए वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। कल आपको इसका अगला पार्ट मिलेगा। तो आप लोगों का काम सिर्फ एक ही है कि आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और जो कोई भी मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, इसके लिए मना नहीं है। हाँ, अगर आप अमीर परिवार से हैं या आपके जेब में पैसे भरे पड़े हैं, तब आपके लिए यह फ्री है नहीं। तो बस आप लोगों की सपोर्ट ही काफी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जहां से पिछला वीडियो खत्म हुआ था, एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। यह सब पूरी तरह से व्यवस्थित था। आप सुयान को लेकर पोर्श में अस्पताल की ओर भागे। सुयान पूरी तरह से मदहोश थी। बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। वह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसके कपड़े स्वाभाविक रूप से उतरने लगे। आप बगल की सीट पर नजर डालते हुए सड़क पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। सच कहूं तो यह दृश्य किसी भी सामान्य पुरुष के लिए विस्फोटक होता। दूसरों के लिए यह एक सुनहरा अवसर था, लेकिन सिस्टम ने कहा था सामान्य महिलाएं ठीक हैं, लेकिन ये फीमेल लीड्स अलग हैं। उनका भाग्य नायक से जुड़ा है। उन्हें छूने के लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं। पहली, उन्हें होश में होना चाहिए, और दूसरी, यह जबरदस्ती नहीं हो सकता, अन्यथा बड़ी मुसीबत हो सकती है। सु यान राण इस समय अपने सबसे कमजोर दौर में थी। लेकिन बाद में क्या होगा? आप कोई नायक नहीं थे जिसके सिर पर ऐसा हेलो हो कि लड़कियां एक रात के बाद प्यार में गिर जाएं। अगर सुयान कल जागती और खुद को इस्तेमाल किया हुआ पाती, तो वह नायक के प्रभाव में पलटकर वार कर सकती थी। फिर क्या आप एक आदर्श विलेन नहीं बन जाते? ये सोचकर आपने पछतावे के साथ आह भरी। हालांकि यह दुखद है, लेकिन आज मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा। आपने एक्सीलरेटर दबाया और अपने विला की ओर चल दिए। ये विचार कि दवा लेने के बाद संभोग न करने पर मौत हो जाएगी, बकवास है। असल जिंदगी इतनी चरम नहीं होती। ये इंसान को दुखी करता है, लेकिन जब तक आप सहन करते हैं, कुछ घंटों के बाद असर कम हो जाता है। जल्द ही वे लाइसैन विला पहुंच गए। जब आप कोमल सुयान को कार से बाहर लाए, तो वह पहले से ही आपसे चिपकी हुई थी। अपना चेहरा आपके चेहरे से रगड़ रही थी और आपकी गर्दन पर काट रही थी। आपको उसे बाथरूम में ले जाना पड़ा, ठंडा पानी चालू करना पड़ा और उसे बाटब में डालना पड़ा। बर्फ जैसा पानी गिरा और सुयान कांप उठी। आखिरकार उसे कुछ स्पष्टता मिली। उसकी यादें बिखरी हुई थीं। उसे धुंधला सा याद था कि वह गुंडों से मिली थी और उसे अंकल चिन ने बचाया था। अचानक कुछ छवियों की चमक दिखाई दी और सुयान राण जाग गई। उसने चारों ओर देखा। कमरा बड़ा और चमकदार था, जिसमें यूरोपीय शैली की सजावट और सोने की परत वाली छतें थीं। यह महंगा लग रहा था, लेकिन उसने यह जगह पहले कभी नहीं देखी थी। नीचे देखते हुए उसने पाया कि वह एक मोटे बाथरोब में लिपटी हुई थी, पूरी तरह ढकी हुई। लेकिन यह उसका घर नहीं था। उसका दिल दहल गया और उसने रोब के नीचे चेक किया। उसके अंडरगारमेंट्स गायब थे। वह फर्श पर गिर गई, लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ गलत है। हालांकि उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन उसके शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। वैसा कोई प्रभाव महसूस नहीं हुआ जैसा ऑनलाइन बताया जाता है। उसके मन में संदेह भर गया और वह बाहर भागी। पूरा विला रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। जब वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो परिचित आकृति दिखाई दी। आप बाथरोब पहने सोफे पर पैर फैलाकर बैठे अपने फोन से खेल रहे थे। अंकल, अंकल चिन! शोर सुनकर आपने ऊपर देखा। तुम जाग गई हो। सुयान के दिल की धड़कन बढ़ गई।
मैं यहाँ क्यों हूं? क्या तुम्हें याद है कि पहले क्या हुआ था? आपने अपने बगल वाले सोफे की ओर इशारा किया। सुयान आज्ञाकारी रूप से बैठ गई, सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। उसे पहले आधे हिस्से का कुछ अंदाजा था, लेकिन उसके बाद उसका दिमाग धुंधला था। ऐसा लग रहा था कि उसने एक बार चिन त्यान को कसकर गले लगाया था। इस विचार पर उसका चेहरा लाल हो गया। क्या वाकई कुछ हुआ था? उसने तुरंत उस विचार को रोक दिया। आपने उसकी आंतरिक उथल पुथल को देख लिया। तुम्हें साफ याद नहीं है ना? मैं तुम्हारी मदद करता हूं। वांग वू नाम के एक लड़के ने तुम्हें ड्रिंक दिया था, याद है? सुयान ने सिर हिलाया। उस ड्रिंक में नशा था। मैंने तुम्हें घर ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन दवा ने बहुत जल्दी असर कर दिया। अगर तुम्हारे परिवार या किसी डॉक्टर को पता चलता तो यह सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। सुयान ने याद करने की कोशिश की। ऐसा ही लग रहा था। तो मेरे कपड़ों का क्या? दवा को दबाने के लिए मैंने तुम्हें थोड़ी देर ठंडे पानी में भीगने दिया। तुम्हारे कपड़े पूरी तरह भीग गए थे, आपने सपाट लहजे में कहा। मैंने नौकरानी से तुम्हारे बाल और शरीर सुखाने और तुम्हें बाथरोब पहनाने के लिए कहा था। नौकरानी ने मुझे बदला। सुयान राण ने उस बिंदु को पकड़ लिया। आपने कंधे उचकाए। क्या तुम्हें लगा कि मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से किया? यह सुनकर सुयान राण को शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसे धुंधला सा याद था कि उसने चिन त्यान को चूमा था। उसने आपकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं की। उसकी दुविधा देख आपने लापरवाही से हाथ हिलाया। अंकल चिन, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं रात भर यहां रुक सकती हूं? ये पुष्टि करने के बाद कि कुछ बड़ा नहीं हुआ, सुयान ने आखिरकार राहत की सांस ली। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि तुम गॉसिप को लेकर चिंतित हो या नहीं। आपने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि आप उसकी स्थिति देख सकते हैं। उसकी फेवरेबिलिटी 62% तक पहुंच गई थी। सिस्टम के अनुसार एक बार जब इन फीमेल लीड्स का विलेन के प्रति झुकाव हो जाता है तो वह उनका विशिष्ट डेटा देख सकता है। साधारण लोगों का 90% भरोसे का मतलब पूर्ण समर्पण है, लेकिन एक फीमेल लीड के लिए एक बार अनुकूलता 90% से ऊपर हो जाए तो आप नायक के भाग्य को नजरअंदाज कर सकते हैं। लाइसेन विला में कई कमरे थे। आपने उसके लिए एक कमरा चुना और बताया कि एक बार उसके कपड़े सूख जाने के बाद नौकरानी उन्हें ले आएगी। आपकी विचारशील व्यवस्था ने सुयान के दिमाग को भटकने पर मजबूर कर दिया। वह बिस्तर की ओर चली गई और देखा कि चादरें नई थीं और हाल ही में बदली गई थीं। यहां तक कि इस पर भी विचार किया गया था। पहली बार उसने अनुभव किया कि एक परिपक्व पुरुष की विचारशीलता का क्या अर्थ होता है। ये अंकल चिन न केवल देखने में अच्छे थे बल्कि सूक्ष्म भी थे, जो स्वाभाविक रूप से लड़कियों को आकर्षित करते हैं। जैसे ही उसने सोचा, वह छवि फिर से उभर आई। आपका तीखा चेहरा, ठोस शरीर, मजबूत बाहें और वह आश्वस्त करने वाली मर्दाना खुशबू। क्या किसी को पसंद करने का एहसास ऐसा ही था? सुयान राण ने अपना सिर जोर से हिलाया। वह उन्हें कैसे पसंद कर सकती थी? मैं उनके बेटे से केवल 4 साल बड़ी हूं, लेकिन वे वाकई सुंदर, सौम्य और विश्वसनीय हैं। उन्हें गले लगाना बहुत स्थिर महसूस होता होगा, लेकिन वे एक बुजुर्ग हैं। उसके भीतर का फरिश्ता और शैतान तब तक बहस करते रहे जब तक कि नींद नहीं आ गई। अगली सुबह बाथरोब थोड़ा नम लग रहा था। उसने जल्दी से इसे लपेटा और बाथरूम की ओर भागी। सुबह आपने बाहर लटके बाथरोब को भ्रमित चेहरे के साथ देखा। घर में नौकर हैं, ये लड़की क्या कर रही है? और उसने सुबह सुबह मुझे 200 विलन पॉइंट्स दिए। उसने क्या किया? आपने अपना सिर हिलाया और चले गए। इस बीच ब्लू शेल बार के बूथ में लोहे की गेंदों से खेलते हुए भाई बाओ ने पीले चेहरे के साथ निगरानी यानी सर्वेलेंस को देखा। जब उसने पहचाना कि वह लड़की सुपरिवार की बेटी है तो वह अपने अधीनस्थ को वापस कोख में धकेल देना चाहता था। उसने एक साथ चिन और सु दोनों परिवारों को नाराज कर दिया था। कार लाओ, मुझे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने की जरूरत है। वापस सु हवेली में युवा महिला बार बार हीरो द्वारा सुंदरी को बचाने का वीडियो देख रही थी। आपको उसकी रक्षा करते देख वह अचानक हंस पड़ी। तो कई में एक प्रभावशाली सीईओ की टाई भी लड़ाई में खराब हो जाती है। उसकी उंगली अनजाने में स्क्रीन पर आपकी प्रोफाइल को छू गई। फिर उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है और उसने शर्म के मारे टैबलेट को सोफे पर फेंक दिया। सुयान, क्या तुम पागल हो? लेकिन उसके लाल कानों ने उसकी पोल खोल दी। प्रेसिडेंट चिन, पुलिस आपसे मिलने आई है। चिन ग्रुप की इमारत के शीर्ष मंजिल के कार्यालय में आपने, जिसने अभी अभी लिंगफोंग की निगरानी का मिशन तैनात किया था, एक भौं ऊपर उठाई। वकील डेंग को इसे संभालने दो। आपने लापरवाही से अपना पेन घुमाया। इस छोटे से दृश्य के लिए आपकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। पूंजी की शक्ति स्पष्ट थी। उसी लड़ाई के लिए नायक जेल जाएगा जबकि विलेन बेदाग निकल जाएगा। यही विडंबनापूर्ण वास्तविकता है।
आपने शहर के मॉडल को देखा। उस भाग्यशाली कॉकरोच को कुचलने के लिए आपको कई मोर्चों पर कार्य करना था, अवसरों को रोकना, फीमेल लीड्स को जीतना और अपनी शक्ति को मजबूत करना। सिस्टम, जबरदस्ती की सीमा कहां है? आपका पेन एक छवि की तरह घूमने लगा। जब तक आप शारीरिक बल का उपयोग नहीं करते, व्यावसायिक तरीके उचित खेल हैं। यांत्रिक आवाज ने एक अस्पष्ट उत्तर दिया। एक योजना बनाते समय अचानक एक वीचैट अधिसूचना बजी। डोंग यूचिंग नाम का एक अवतार चमक रहा था। प्रेसिडेंट चिन, क्या मैं आपको कॉफी पिला सकती हूं? यह व्यक्ति टोंग शुअर की रात वाली महिला थी। आपके दिमाग में तुरंत एक विचार आया, हालांकि वह फीमेल लीड नहीं थी, वह एक अच्छी मोहरा बनेगी। दोपहर 2 बजे मिंगी कॉफी, आपने संक्षिप्त उत्तर दिया। दूसरी तरफ रियल एस्टेट रिसेप्शन डेस्क पर धमाका हुआ। डोंग यूचिंग की उंगलियां उत्साह से कांप रही थीं, क्योंकि उसने शहर के सबसे महंगे कैफे को बुक किया था। जैसे ही उसने एक अमीर जीवन की कल्पना की, एक तीखी घंटी ने उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। वांग हाउ की कॉलर आईडी ने तुरंत उसका चेहरा बदल दिया। क्या तुम्हारा हो गया? वह फोन पर चिल्लाई। दूसरी तरफ से आवाज कमजोर और विनती भरी थी। शियो चिंग, मेरी माँ 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुई थी। सर्जरी 30,000 की है। मैंने 10,000 जुटाने के लिए संघर्ष किया। क्या तुम 20,000 में मेरी मदद कर सकती हो? क्या 20,000? तुम्हें लगता है कि मैं एक बैंक हूं? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, डोंग यूचिंग भड़क गई। उसे एहसास हुआ कि सहकर्मी पास में ही थे। वह लाल हो गई और दालान के अंत तक चली गई। वांग हाओ, क्या तुम्हारे सिर में पानी भरा है? उस 1 साल में जब हम साथ रहे हैं, तुमने मुझ पर कितना खर्च किया है? क्या तुम रात के खाने के लिए भुगतान करने के लिए दौड़े? क्या तुमने कभी फिल्म के टिकट खरीदे? अब तुम 20,000 मांग रहे हो। मुझे खेद है, मैं वास्तव में बंद गली में हूं। आखिरकार हम अभी भी साथ हैं। साथ? हमने केवल कुछ ही बार हाथ पकड़ा है, उसने उपहास किया। शियोचिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? वांग हाओ जम गया। मेरा क्या मतलब है? तुम जानते हो कि हम खत्म हो चुके हैं, समझ गए? वांग हाओ दंग रह गया। क्या पैसा मुझसे ज्यादा जरूरी है? तुम सिर्फ पैसे उधार देने से बचने के लिए मुझे छोड़ रही हो? हाँ, पैसा जरूरी है। मैं ब्रेकअप कर रही हूं क्योंकि मुझे उधार देने से डर लग रहा है। उसने इस पैसे के लिए घर बेचकर कड़ी मेहनत की थी। तुम वेब नॉवेल्स लिखकर महीने के 1,000 कमाते हो। तुम मुझे पैसे वापस कैसे करोगे? लेकिन मेरी माँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई लेकिन नहीं वांग हाओ, हमारा कोई भविष्य नहीं है। मैं बिना बालकनी वाले कमरे में रहकर हर दिन सबवे में धक्के खाना और टेक आउट खाना नहीं चाहती। ये वह जीवन नहीं है जो मैं चाहती हूं। इसके बाद सन्नाटा छा गया। फिर वांग हाओ धीरे से बोला, तो तुम ब्रेकअप करने पर अड़ी हो? डोंग यूचिंग बहुत पहले ही ब्रेकअप करना चाहती थी। वह बस उसके मुंह से यह सुनने का इंतजार कर रही थी। लेकिन वह हमेशा अपनी उपन्यासों की दुनिया में खोया रहता था। उसने अलविदा कहा और फोन काट दिया। उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराई। उसे आज दोपहर प्रेसिडेंट चिन से मिलना था। शहर के अस्पताल के प्रवेश द्वार पर एक युवक सीढ़ियों पर बेसुध बैठा था और अपना फोन पकड़े हुए था। सब खत्म हो गया था। उसकी मां को पैसों की जरूरत थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों से पूछा था और केवल एक पक्के भाई ने 10,000 दिए। बाकी सबने जैसे अनसुना कर दिया। उसे रिश्तेदारों से तो उम्मीद थी कि वे काम नहीं आएंगे, लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी बेरहमी की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन मेरी मां को नहीं बचाओगी, क्यों? वह गुर्राया। डोंग यूचिंग, इसे याद रखना, जब मैं एक दिन ऊंचा उठूंगा तो तुम्हें आज के दिन पर पछतावा होगा। अचानक उसका सिर भारी हो गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह जागा तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में उपन्यासों से भरी एक विशाल किताबों की अलमारी है। ये क्या था? उसने पहला उपन्यास निकाला। यह एक ऐसी दुनिया है जहां बैटलची राजा है। पहली पंक्ति ने ही उसे अपनी ओर खींच लिया। नदी के 30 साल पूर्व, 30 साल पश्चिम। गरीब होने के लिए युवाओं को मत सताओ। एक उपन्यास ऐसा होना चाहिए, और नायक का अनुभव बिल्कुल उसके जैसा था। इस बीच उसका दोस्त चेन शिकाई, जिसने उसे 10,000 उधार दिए थे, फल लेकर आ रहा था। मिंगशी कॉफी के पास से गुजरते हुए उसने एक पीठ देखी। डोंग यूचिंग। वह यहां क्यों है? उसने फोन किया। वांग हाओ, वह कैसा है? मैंने अभी डोंग यूचिंग को मिंगशी कॉफी में घुसते देखा। वहां एक कप कॉफी सैकड़ों की आती है। उसके पास इतने पैसे कहां से आए? वांग हाओ तुरंत समझ गया। उनका अभी ब्रेकअप हुआ था। चेन फैटी बोला, वह कैसा था? ब्रेकअप एक बड़ी बात है। तुम्हें इसे आमने सामने कहना चाहिए। उसने शायद तुम्हें छोड़ने से पहले ही किसी और को ढूंढ लिया होगा। क्या तुम यह सब बर्दाश्त कर सकते हो? वांग हाओ की आवाज ऊंची हुई। अगर वह किसी और आदमी के साथ है तो शालीनता की चिंता मत करो, उसका सामना करो। वांग हाओ हिचकिचाया,
फिर अपने दांत पीस लिए। मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। सफल होने के बाद वह हर दिन उसे पछतावा कराने के बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं करेगा। अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या वह सच में किसी और के साथ मिल गई है, तो तुम्हें जेंटलमैन बनने की जरूरत नहीं है। अगर सामना करना है तो करो। भले ही रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाए, तुम्हें उसके मुंह पर सच पूछना होगा। वांग हाओ हिचकिचाया। वास्तव में व्यक्तिगत रूप से बहस करना उसे खुद को नीचा दिखाने जैसा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि कैसे उसने उसे इतनी सफाई से छोड़ दिया था। उसने दांत भींचे और कहा, ठीक है, रुको, मैं अभी वहां आ रहा हूं। इस बीच मिंगशी कॉफी शॉप पर ऑपली, जुन और 4 अंगरक्षकों के साथ पहुंचे। डोंग युचिंग ने आपको एक नजर में पहचान लिया और तुरंत हाथ हिलाया। प्रेसिडेंट चिन, यहां। आप आज काफी सुंदर लग रहे हैं। बैठते ही आपने मुस्कुराहट के साथ कहा। डोंग युचिंग इतनी खुश थी कि उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। मन ही मन खुश थी कि उसकी तैयारी बेकार नहीं गई। आप वाकई लोगों की तारीफ करना जानते हैं। धन्यवाद, प्रेसिडेंट चिन। आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे मुद्दे पर आए। मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सीधा कहूंगा। हम कल ही पहली बार मिले थे। अगर हम कहें कि हम परिचित हैं तो वह सच नहीं होगा। अगर हम कहें कि हम दोस्त हैं तो तुम उस लायक भी नहीं हो। इन परिस्थितियों में तुम्हारा मुझे बाहर बुलाना या तो काम के सिलसिले में है या तुम करीब आना चाहती हो। तुम्हारी स्थिति को देखते हुए तुम यहां बिजनेस की बात करने तो नहीं आई हो, तो जवाब जाहिर तौर पर दूसरा वाला ही है। डोंग यूचिंग का चेहरा आपकी प्रत्यक्षता से लाल हो गया। वह हकलाने लगी और एक पूरा वाक्य नहीं बोल पाई। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो, चूंकि मैं आया हूं तो मैं उसी इरादे से आया हूं। यह देखकर डोंग यूचिंग ने अपनी हिम्मत जुटाई और अपना मकसद बताया। ओम, प्रेसिडेंट चिन, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? उसे डर था कि अगर उसने अभी सच नहीं बताया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। उसकी बातें सुनकर आप मुस्कुराए। जो तुम चाहती हो उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखना उन शर्मीली लड़कियों से बेहतर है। मेरे साथ रहने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरे 3 नियम हैं। अगर तुम उनसे सहमत हो तो हम अभी निकल सकते हैं। पहला, आज से तुम्हें किसी और मर्द के करीब जाने की इजाजत नहीं है। डेटिंग की बात तो छोड़ो, तथाकथित करीबी दोस्त या भाई भी नहीं चलेंगे। दूसरा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और न ही सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। तीसरा, भविष्य में सिर्फ मैं ही तुम्हें ढूंढ सकता हूं। तुम्हें मुझसे संपर्क करने की इजाजत नहीं है। मेरा मतलब बहुत साफ है। आपने अपनी बात एक बार में रख दी। बेशक, चूंकि तुम इस सफर में मेरे साथ हो, तो मैं तुम्हारी कोशिशों को बेकार नहीं जाने दूंगा। तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। तुम अपनी पसंद की जीवन शैली चुन सकती हो। अगर हम कभी अलग भी हुए तो मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा कि तुम कुछ समय आराम से रह सको। अगर यकीन न हो तो अपनी सहेली क्यू श्योमान से पूछ लेना। श्योमान ने भी आपसे बात की थी। डोंग यूचिंग एक पल के लिए दंग रह गई, लेकिन फिर उसे लगा कि यह स्वाभाविक है। आखिरकार ऐसी बातें कोई सबको नहीं बताता। तुम्हारे पास सोचने के लिए 2 मिनट हैं। मुझे साफ जवाब चाहिए। प्रेसिडेंट चिन, क्या आप मुझे नीची नजर से देखेंगे? डोंग युचिंग ने होंठ चबाते हुए पूछा। वह जानती थी कि वह दूसरों की नजरों में गिर रही है, हालांकि आपके जवाब ने उसे चौंका दिया। नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए जीना गलत नहीं है। बाहर की अफवाहें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि कुछ लोगों में आत्म जागरूकता की कमी है। तुम अलग हो। तुम्हारे पास लुक्स और बेहतरीन शरीर है, इसलिए तुम्हारे पास बेहतर जीवन चुनने की ताकत है। मैं तुम्हें नीची नजर से क्यों देखूंगा? उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। यह पहली बार था जब किसी ने रखैल बनने की बात इतनी शांति से की थी, जैसे इसमें कुछ शर्मिंदगी ना हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें खुश करने के लिए झूठ बोलने की जरूरत है? आपने उसे तिरछी नजर से देखा। औरतों को समझना खाली लोगों का काम है। मैं कभी ऐसे उबाऊ कामों में नहीं पड़ता। लगभग 20 मिनट बाद आप खड़े हुए, बिल चुकाया और जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही आप दुकान से बाहर निकले, डोंग युचिंग ने चुपचाप आपका हाथ थाम लिया, क्योंकि वह मना करने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाई थी। प्रेसिडेंट चिन, हम आगे कहां जा रहे हैं? उसकी बातें सुनकर आपके होठों पर मुस्कान आ गई। पहले हम कपड़े लेंगे। जो तुमने पहना है वह अच्छा है, लेकिन चूंकि तुम मेरे साथ खड़ी होने वाली हो, तो सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। यह सुनते ही डोंग युचिंग का दिल धड़क उठा। क्या एक अमीर आदमी के साथ होने का एहसास ऐसा होता है? एक वाक्य और कार्ड तुरंत स्वाइप हो गया। कोई हैरानी नहीं कि लड़कियां एक गरीब आदमी के साथ पूरी जिंदगी बिताने के बजाय रखैल बनना पसंद करती हैं। उसे याद आया जब वांग हाओ उसे 10 युआन वाले स्टॉल पर नूडल्स खिलाने ले जाता था। अचानक एक चीख ने उसे हकीकत में ला दिया। गली के कोने से 2 काली परछाइयां दौड़ती हुई आईं। इससे पहले कि वे आपके करीब आते, आपके अंगरक्षकों ने उन्हें रोक दिया।
डोंग यूचिंग ने गौर से देखा। वह वांग हाओ था। वांग हाओ, तुम यहाँ क्यों हो? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्यों हूं? डोंग यूचिंग, मैंने तुम्हें पहचानने में बड़ी गलती की। वांग हाओ ने आपको गुस्से से घूरा। उसके बगल में खड़ा फैटी चेन आपकी लग्जरी कार और अंदाज देखकर दंग रह गया। आज सुबह ब्रेकअप किया और दोपहर को किसी और के साथ। तुम तो बड़ी शरीफ लड़की निकली। डोंग यूचिंग पलटकर जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोका। वह आपको स्थिति समझाना चाहती थी, लेकिन आपने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं, यह कहकर आप उनकी तरफ देखे बिना कार में बैठ गए। वांग हाओ और फैटी चेन को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वे आपकी नजरों में उसे गिराना चाहते थे, लेकिन आपने तो पलक तक नहीं झपकाई। वांग हाओ, अपनी मां की देखभाल करने के बजाय यहां हंगामा क्यों कर रहे हो? डोंग यूचिंग ने मौका पाकर कहा। वांग हाओ का गुस्सा भड़क उठा। डोंग यूचिंग, अगर ब्रेकअप के बाद तुम किसी और से मिलती तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन यह क्या है? अभी हम पूरी तरह अलग भी नहीं हुए और तुमने नया आदमी दिखाना शुरू कर दिया। तुम्हें लगता है यह बहुत गर्व की बात है? तुम पहले ऐसी नहीं थी। वांग हाओ का स्वर थोड़ा नरम हुआ। तुम जानती हो, अमीर लोगों के पास औरतों की कमी नहीं होती। वह आज तुम्हारे साथ है, कल ऊब जाएगा तो लात मार देगा। तुम क्या चाहती हो? लात खाना तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने से बेहतर है। डोंग यूचिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। वांग हाओ, खुद से झूठ बोलना बंद करो। प्रेसिडेंट चिन के पास लुक्स, पैसा और काबिलियत है। उनके साथ रहने में क्या बुराई है? अगर वो कल मुझे नहीं चाहेंगे तो वो मेरी पसंद होगी। कम से कम तुम्हारी तरह खाने के लिए तरसना तो नहीं पड़ेगा। तुम्हें अपनी मां के लिए 20,000 चाहिए ना? मैं अभी भेज रही हूं। उसने फोन निकाला और 20,000 वांग हाओ के खाते में भेज दिए। ये ब्रेकअप फीस है, मैं तुम्हें दे रही हूं, उसने साफ कहा। अब से हम बराबर हैं और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर वह आपकी कार की तरफ चल दी। तभी आपके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग! नायक की एक्स गर्लफ्रेंड को सफलतापूर्वक छीन लिया। कहानी बदल रही है। 300 विलन पॉइंट्स प्राप्त हुए। आप चाहें तो कौशल ड्रा कर सकते हैं। अभी ड्रा मत करो। आपने सोचा, आपने तो सिर्फ उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन वांग हाओ का इस कहानी का नायक होना आपके लिए नया सुराग था। आपने उसे स्कैन किया। उसका भाग्य मूल्य 72 था और वह ऊपर की ओर बढ़ रहा था। मतलब उसने अभी अभी कोई सिस्टम हासिल किया था और उसका पलटवार अभी शुरू नहीं हुआ था। इस दुनिया में एक से ज्यादा नायक थे। क्षमा करें प्रेसिडेंट चिन, आपको इंतजार कराया। आपने वांग हाओ की तरफ एक आखिरी नजर डाली और कार आगे बढ़ा दी। क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? ओह प्रेसिडेंट चिन, हमने बस कुछ बार साथ खाना खाया और फिल्में देखी। ज्यादा से ज्यादा हाथ पकड़ा था। डोंग यूचिंग की सफाई सुनकर आप हंसे। चिंता मत करो, मैंने बस यूं ही पूछा। अगर सच में कुछ होता भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो पहले कपड़े लेते हैं। डोंग यूइंग ने जल्दी से सिर हिलाया। वांग हाओ, जैसे जमीनी स्तर से संघर्ष कर ऊपर आने वाले नायक से निपटना उन सर्वशक्तिमान प्रकार के नायकों की तुलना में बहुत आसान है, इसलिए आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। शियान, क्या आपने प्रेसिडेंट किन से बात की? जब आप आंखें बंद करके आराम कर रहे थे तब डोंग यूइंग ने चुपके से अपनी सबसे अच्छी सहेली को एक मैसेज भेजा। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? कू शियाओमैन चौंक गई। ये मत सोचो कि मुझे कैसे पता चला। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि ब्रेकअप फीस कितनी थी। ठीक है, लेकिन तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। अगर तुमने बकवास करने की हिम्मत की तो फिर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मैं कसम खाती हूं कि मैं किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताऊंगी। 1 मिलियन। मुझे बहुत सारी चीजें देने के अलावा ब्रेकअप के समय उसने मेरी तरफ 1 मिलियन भी फेंके थे। 1 मिलियन की संख्या देखकर डोंग यूइंग पूरी तरह दंग रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई अमीर व्यक्ति इतना उदार होगा। उसके वर्तमान वेतन के आधार पर उसे बिना कुछ खाए पिए लगभग 10 साल तक काम करना पड़ता। इस आंकड़े को देखकर उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। क्यू शियान के साथ थोड़ी और बातचीत करने के बाद उसने जल्दी से अपना फोन रख दिया। आखिरकार उसे अपने शुगर डैडी की सेवा करनी थी। वैसे तुम टोंग शुएर को कैसे जानती हो? पिछली सीट से आप अचानक बोले। डोंग यूइंग ने जल्दी से जवाब दिया। उसकी एक सहकर्मी मेरे ही गांव की है। हम कुछ बार बाहर घूमने गए और जान पहचान हो गई। तो तुम अभी क्या करती हो? और क्यू शियान के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है? मैं शहर के इलाके में एक छोटी सी दुकान चलाती हूं और शियाओ मैन मेरी यूनिवर्सिटी की सहपाठी थी। हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। डोंग यूइंग ने ईमानदारी से बात की। आपने धीरे से सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि तर्क के अनुसार जब कोई नायक उभरता है तो पूर्व प्रेमिका निश्चित रूप से उसके लिए आगे बढ़ने का जरिया बन जाती है। इसका मतलब यह भी था कि डोंग यूइंग जैसा मोहरा न केवल लिंग फून के साथ अपनी भूमिका निभा सकता है, बल्कि इस दूसरे नंबर के नायक को भी अपने साथ गड्ढे में खींच सकता है। स्टोरी पसंद आई
तो लाइक करो और अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।